ताकि मैं आज अपने समक्ष जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी एक रिसर्च जर्नी है, मैं आपके समक्ष अपने विचार रख सकूं। धन्यवाद करना चाहूंगा इस वेबिनार के जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं। मुझे नाम शायद याद नहीं है तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन जो भी इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने में जुड़े हैं उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे मौका दिया ताकि मैं अपने विचार साझा कर सकूं। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे दोस्त डॉक्टर ईदा शर्मा जी का भी, जिन्होंने मुझे आपके कॉलेज के साथ एक कनेक्ट कराया, तो उनका भी धन्यवाद है। तो साथ में मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा जितने भी आज के हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, प्रतिभागी हैं, चाहे वो फैकल्टी हैं, स्टूडेंट्स हैं या पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ जुड़ने के लिए। और मैं आपसे आशा करूंगा कि जैसे मेरा सेशन समाप्त होता है उसके बाद आपके जितने भी प्रश्न है, कोई क्वेरीज है, उसको हम एंड आखिर में जितना हो सके उसको डिस्कस कर सके, वही हमारा एक आउटपुट होगा इस सेशन का। तो लेट मी स्टार्ट माय सेशन नाउ। The topic that has been assigned to me, that is importance of scholarly publishing in high impact factor journals. साथ मैंने कॉलर में लिखा है शेयरिंग एक्सपीरियंसेस। जहां तक मेरी सेशन की बात है, आई विल ट्राई टू मेक श्योर दैट particular session I can make this simpler session, because I know there might be number of participants in this session who are purely beginners, जो कि those who are in the very initial stages of their research. So targeting especially that target audience, I am trying to make my this presentation the simplest one, so that what are the prerequisites for publishing in high impact factor journals, वो मैं आपके सामने रख सकूं। तो अब मैं अपने सेशन को शुरू करना चाहूंगा। जहां तक आज के सेशन का मेरा कंटेंट्स है, सबसे पहले तो हम अपने सेशन को आई हैव डिवाइडेड इनटू टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। In the first half of my session, I would be discussing what is the importance of research. Today, in the all of the academic institutions, जहाँ भी हम अपना लेक्चर देते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, वेदर इट्स स्टेट यूनिवर्सिटी, इट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इट्स आईआईटी, इट्स आईआईएम और इट्स एनआईटी और मेनी अदर यूनिवर्सिटी, वेदर पब्लिक और प्राइवेट, हर किसी का जो एक कंसर्न रहता है वो आज के टाइम में रिसर्च के ऊपर है कि वी शुड डू क्वालिटी रिसर्च। और उसके बारे में पहले मैं बताऊंगा उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद वी विल आल्सो ट्राई टू डिस्कस कि आज के टाइम में रिसर्च के क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि मैंने भी अपने समय में 2000 जब 13 में व्हेन आई स्टार्टेड माय डूइंग माय पीएचडी, आई केम अक्रॉस नंबर ऑफ चैलेंजेस। उन चैलेंजेस की मैं आगे इस सेशन में बात करूंगा। देन लेटर आई विल बी आल्सो डिस्कसिंग ऑन कि आज के टाइम में सिंस ऑल ऑफ द कॉलेजेस, ऑल ऑफ द यूनिवर्सिटीज, दे आर वेरी मच फोकस्ड ऑन हैविंग सर्टेन एक्रीडेशंस एंड रैंकिंग्स। हर कोई चाहता है कि उनका रैंकिंग डिफरेंट डिफरेंट रैंकिंग एजेंसीज में अच्छा आए ताकि उनसे उनकी ब्रांडिंग हो सके, उनकी उनकी मार्केटिंग हो सके। तो ये भी इसको मैं लिंक करना चाहूंगा अपने सेशन को कि आज के टाइम में रिसर्च की क्या एक इम्पोर्टेंस है इन इन रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एक्रीडेशन सिस्टम, इन रिस्पेक्ट टू डिफरेंट रैंकिंग सिस्टम। उसके बाद पहले हम समझेंगे रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है, देन वी विल मूव ऑन कि हाउ टू स्टार्ट डूइंग रिसर्च, दैट हाउ ए बिगिनर कैन मूव इन द डायरेक्शन ऑफ रिसर्च। सो व्हाट आर दोस प्री रिक्विजिट्स। एक स्टार्टिंग में एक बिगिनर को क्या क्या चीजें चाहिए अपने एक रिसर्च जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। और ये सब चीजों को मैंने लिंक किया है अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, कैसे कैसे मेरी रिसर्च जर्नी स्टार्ट हुआ एंड हाउ आई मूव फॉरवर्ड एंड so these are some specific contents of my session. Now let me start my session. जैसा मैंने पहले कहा था कि the very first slide is importance of research in academics. अब देखिए, मैंने पहले भी कहा, चाहे आप किसी विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं, किसी कॉलेज में काम कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट है, आज के टाइम में फैकल्टी के ऊपर, रिसर्च स्कॉलर्स के ऊपर बड़ा ही ज्यादा एक प्रेशर रहता है, फोर्स रहता है, वो रहता है कि आप पब्लिकेशन अच्छी से अच्छी लेके आए। राइट। डे वन से ही जो एक पीएचडी स्टूडेंट है या एक फैकल्टी है जो कि रिसर्च में आया है, उसके सामने नंबर ऑफ चैलेंजेस आ जाते हैं जब वो सोचता है कि रिसर्च, कि हाउ वुड आई बी एबल टू डू रिसर्च। आपको स्टार्टिंग में रिसर्च का आर भी नहीं पता होता, पर हम हमेशा सोचते रहते हैं कि क्या मैं रिसर्च के अपने टारगेट्स को फुलफिल कर पाऊंगा, क्या जो यूनिवर्सिटी, जो मेरा कॉलेज है, जो इससे मेरी एक्सपेक्टेशंस है हाई क्वालिटी रिसर्च की, क्या मैं उसको पूरा कर पाऊंगा। अब यूनिवर्सिटी की एक्सपेक्टेशंस भी ठीक है, हमारे जो मैनेजमेंट है उनकी हमारे से एक्सपेक्टेशन होती है कि जब हम अच्छे पेपर्स लेके आएंगे, अच्छे पेपर्स अच्छी रैंकिंग्स लेके आएंगे, अच्छे पेपर्स अच्छी एक्रीडेशंस लेके आएंगे, तो ये प्रेशर सारा ऊपर से चलना शुरू होता है, स्टार्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट देन टू दी
middle level management, and ultimately who is going to face this research pressure? That is either the faculty, students and your PhD research scholars. So आज के टाइम में यही एक हम स्टार्टिंग में मैं बताना चाह रहा हूँ कि रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है। हमारी जो प्राइमरी रिसर्च की मोटिवेशन है, आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट माइट बी डिफरेंट। someone of you might be so much passionate to do quality research, but still if you are working, if you are employed somewhere, आपका जो एम्प्लॉयर है उससे आपकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं रिसर्च की। व्हाई? क्योंकि हमने कहा है कि इफ यू आर एबल टू पब्लिश गुड क्वालिटी पेपर्स, दैट विल रिफ्लेक्ट वैल्यू फॉर योर एम्प्लॉयर। आपके जो यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज का नाम होगा। क्यों? क्योंकि आजकल जो एक्रीडेशंस हैं, चाहे वो आप एनआईआरएफ की बात करें, एनबीए की बात करें, देयर आर नंबर ऑफ रैंकिंग सिस्टम्स, और उन सब में जो रिसर्च की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है। राइट? फॉर एग्जांपल एनआईआरएफ, आज के टाइम में हम सुनते हैं एवरी ईयर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे कम अप with their NIRF rankings. And if you have a look at those NIRF ranking, you will come to know कि research provides the greater value. आज के टाइम में इंडिया में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, whether that is IISc बैंगलोर और देयर IIM ABC, कोई भी इंस्टीट्यूट्स है, उनके जब आप टोटल स्कोर देखेंगे, यू विल कम टू नो कि उनमें जो रिसर्च का स्कोर है वो बहुत ज्यादा है। और जो छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं या जो एवरेज इंस्टीट्यूट्स हैं, वो कहाँ पीछे रह रहे हैं? दे आर बीइंग लैग्ड इन टर्म्स ऑफ their contribution in the research field. So that is why we need to understand the importance of research in academics है। the very first thing is for employer perspective. You should always consider your employer कि आपकी employer से क्या expectations है। Your employer expects very good quality publication from you. Later I will also discuss, जब मैं बात कर रहा हूँ quality publication, so what that quality publication means. Quality publication is different from a simple publication. वो मैं आगे बात करूंगा। ठीक है? तो पहला तो एम्प्लॉयर का पर्सपेक्टिव है, सेकंड है आपका इंटरेस्ट। सिंस जितने भी यहाँ बैठे हैं सब एकेडमिक्स में आए हैं या एकेडमिक्स में आने वाले हैं, तो आई थिंक इट्स द राइट टाइम कि वी स्टार्ट बिल्डिंग इंटरेस्ट इन रिसर्च, बिकॉज अल्टीमेटली यू विल बी नोन बाय योर पब्लिकेशंस। आपको आने वाले टाइम में अगर कोई लोग जानेंगे, वो जानेंगे एज ए रिसर्चर कि आपकी कितनी क्वालिटी पब्लिकेशंस हैं, क्या वो स्कोपस में है, या वो क्या वो वेब ऑफ साइंस में है, क्या वो एससीआई में है, या डिफरेंट इंडेक्सिंग में है। So ultimately you are required to become an influential researcher. How you will become an influential researcher? You can become influential researcher only by doing quality research, by doing quality publications. So that is why I think it's the right time to understand कि research has a very big importance in the time to come, चाहे आप कहीं भी काम कर रहे हैं। Right? Now मूविंग फॉरवर्ड, अब हम रिसर्च की बात तो करते हैं कि रिसर्च कीजिए, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। देयर आर मेनी चैलेंजेस दैट ऑफन कम अक्रॉस वेदर यू आर ए पीएचडी स्टूडेंट और यू आर ए फैकल्टी। व्हेन आई स्टार्टेड माय पीएचडी, जब मैंने पीएचडी अपना स्टार्ट किया 2013 में, मुझे रिसर्च का आर भी नहीं पता था। मेरे दिमाग में मेरा हमेशा नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स केप्ट इनसाइड माय माइंड दैट वेदर हाउ वुड आई बी एबल टू डू माय रिसर्च, whether I would be able to publish good quality papers, right? So there are number of challenges that came across in my research journey as well. और स्टार्टिंग में सबसे बड़ा दिक्कत जो हमें आया, हमें कहा गया कि यू आर रिक्वायर्ड टू डू क्वालिटी रिसर्च। आपको रिसर्च तो करना है, बट योर रिसर्च शुड हैव सर्टेन वैल्यू। नो, तभी मैंने यहाँ फर्स्ट चीज लिखी है, क्वालिटी रिसर्च। आज के टाइम में सबसे बड़ी जो आज दिक्कत आ रही है वो ये कि हमारी फैकल्टी, हमारे स्टूडेंट्स, दे आर नॉट अवेयर कि क्वालिटी रिसर्च का मतलब क्या है। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी रिसर्च। क्वालिटी रिसर्च का मतलब क्या है? देखिए आज के टाइम में बहुत ज्यादा जर्नल्स हैं। यहाँ तो जर्नल्स की बात करें, आप सिंपल गूगल करें, यू विल कम अक्रॉस नंबर ऑफ जर्नल्स अराउंड, बट all but that always poses a good question mark कि whether those journals are quality journals or not. So कहीं ना कहीं beginners they are very unaware कि जिस जर्नल में मैं पब्लिश कर रहा हूँ क्या वो क्वालिटी जर्नल है या नहीं है। और इस चीज के लिए वी आर एट टाइम्स वी आर वेरी मच अनअवेयर और हम पब्लिश कर देते हैं। सो नाउ वो सिर्फ पब्लिकेशन हुआ, दैट इज नॉट ए क्वालिटी पब्लिकेशन। आई विल लेट यू नो आल्सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन कि हाउ simple research is different to quality research. Now the second challenge is lack of research goals. चाहे आप एज ए इंडिविजुअल हैं,
चाहे आप आपके जो एम्प्लॉयर से एक्सपेक्टेशंस हैं, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे जो रिसर्च गोल्स हैं दे आर नॉट क्लियरली डिफाइंड। हमें लगता है कि हमें पब्लिकेशन तो करना है, लेकिन कहाँ पब्लिकेशन करना है? पब्लिकेशन कहाँ करना है? जो कि अच्छे डेटाबेस में करना है, राइट? तो विश्व ये भी एक चैलेंज आता है जो कि हमारी फैकल्टी के पास भी आता है, स्टूडेंट्स के पास भी आता है कि हमारे जो रिसर्च गोल्स हैं दे आर नॉट क्लियर। ठीक है, तो पहला, जितने भी फैकल्टी हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपका रिसर्च गोल शुड बी वेरी क्लियरली डिफाइंड। रिसर्च गोल इन टर्म्स ऑफ आप किस जर्नल में पब्लिश करने वाले हैं। क्या वो जर्नल एक रेफर्ड जर्नल है? क्या वो जर्नल एक पीयर रिव्यूड जर्नल है? क्या वो जर्नल का एक सेट क्राइटेरिया है पेपर पब्लिश करने का? क्या वो जर्नल पेड जर्नल है? क्या वो अनपेड जर्नल है? स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, अपने पेपर पब्लिश कर देते हैं केवल पेड जर्नल्स में। एंड लेट मी टेल यू माय डियर पार्टिसिपेंट्स दिस थिंग वेरी क्लियरली। अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, इफ यू टॉक ऑफ आईआईएम्स, इफ यू टॉक ऑफ आईआईटीज, इफ यू टॉक ऑफ एनआईटी, पेड जर्नल्स आर नॉट अलाउड, राइट? कई बार मैं भी कहीं जगह अप्लाई करता हूँ, आप उनकी एडवर्टीजमेंट देखिए, वहां उन्हें स्पेसिफिक लिखा होता है कि पेड जर्नल्स आर नॉट अलाउड, बिकॉज वो मानते हैं कि पेड जर्नल डजंट ब्रिंग इन दैट क्वालिटी फॉर योर रिसर्च। तो इन चीजों का भी आप ध्यान रखें। योर रिसर्च गोल शुड बी क्लियर कि मुझे इस जर्नल में पब्लिश करना है। इट मे टेक गुड अमाउंट ऑफ टाइम, टाइम लग सकता है, इट मे टेक 6 months, इट मे टेक 1 year also. So in that aspect, your research goal has to be very clearly mentioned, right? And third thing, that is a very frequent challenge that is being faced by number of academic institutions around, वो है adequate infrastructure। जब मैं बात कर रहा हूँ एडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसका मतलब है रिसर्च पब्लिकेशन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए, कोई कॉलेज है साइंसेस का, उसके पास बड़ी अच्छी लैब हो सकती है, उसके पास बड़े अच्छे लेबोरेटरी के इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, राइट? बड़े अच्छे उनके पास जो केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं वो हो सकते हैं, बट इन ऑर्डर टू कंडक्ट गुड क्वालिटी रिसर्च, क्वेश्चन मार्क आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ आपके पास कौन कौन से जर्नल्स का डेटाबेस है? क्या आपके पास स्कोपस का डेटाबेस का एक्सेस है? क्या आपके पास वेब ऑफ साइंस का एक्सेस है? क्या आपके पास IEEE ट्रांजेक्शन का एक्सेस है? तो जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग इन द रिस्पेक्ट ऑफ द लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट्स, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर द क्वालिटी रिसर्च। इन टर्म्स ऑफ आपको कोई पेपर डाउनलोड करना है, जब मैंने अपना रिसर्च स्टार्ट किया है, मैं कोई गूगल पे पेपर देखता था, वो पेपर डाउनलोड नहीं हो पाता था। डाउनलोड क्यों नहीं हो पाता था? क्योंकि वो पेपर पेड था। उस पेपर को डाउनलोड करने के लिए आई वाज रिक्वायर्ड टू पे इन डॉलर्स, एंड एज ए रिसर्च स्कॉलर आई वाज नेवर इन द कैपेसिटी टू पे फॉर दैट पर्टिकुलर पेपर। इट मींस I was lacking the infrastructure that is required, that is a basic infrastructure that is required to bring in a quality research. So ये challenges हमारे पास हमेशा आते हैं। अब ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर भी। अब अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है गुड क्वालिटी पब्लिकेशन, then you should also, as a research scholar, you should also say, sir, you are expecting from our side good quality publication, but as long as we do not have that quality infrastructure, quality database, so how you can move forward? So ये बड़े ही एक माइनर से, या मैं कहूँगा मेजर भी है चैलेंजेस, कुछ माइनर भी है, जो कि एक फैकल्टी, एक रिसर्च स्कॉलर के पास हमेशा आते हैं, राइट? तो इनका भी आपने ध्यान रखना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेरी फर्स्ट चैलेंज आता है क्वालिटी रिसर्च। क्वालिटी रिसर्च पे फोकस कीजिए। सेकंड, अपने रिसर्च गोल्स शुड बी वेरी मच क्लियरली डिफाइंड कि मुझे इस कैटेगरी में ही पेपर पब्लिश करना है। अगर आप बायोटेक के हैं तो बायोटेक के ये टॉप 3 जर्नल्स है, मेरा गोल सिर्फ इन 3 जर्नल्स में है, तभी आपकी क्वालिटी रिसर्च पॉसिबल हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि वट एवर मैन्यूस्क्रिप्ट यू हैव प्रिपेयर्ड, हमें हमेशा एज ए स्टूडेंट, एज ए फैकल्टी, वी आर ऑलवेज इम्पेशेंट। हमारे ऊपर हमेशा प्रेशर रहता है कि पब्लिकेशन आए, पब्लिकेशन आए, और कई बार मैनी टाइम्स वी कॉम्प्रोमाइज विद आवर जर्नल्स, राइट? इस चीज का भी ध्यान रखना है। मेक श्योर योर रिसर्च गोल्स आर वेरी क्लियरली डिफाइंड, एंड लास्ट में मेक श्योर you also have adequate infrastructure that is required for your quality research। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आज के टाइम में इंपॉर्टेंस क्या है रिसर्च का, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस जो आ रहा है, दैट इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रैंकिंग्स, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट एक्रीडेशन। फॉर एग्जांपल NIRF, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ। आज के टाइम में हर पब्लिक है, चाहे वो प्राइवेट है, इवन डिफरेंट स्पेशलाइजेशन वाइज, चाहे वो फार्मेसी है, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवरी ईयर कम्स अप विद देयर NIRF रैंकिंग्स। अगर आप इनके NIRF रैंकिंग्स के देखें, देयर आर टोटल 5 पैरामीटर्स।
देयर आर टोटल 5 पैरामीटर्स। इसमें एक पैरामीटर तो आता है हमारा टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज। सेकंड पैरामीटर आता है दैट इज रिसर्च एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। एंड लेट मी टेल यू, दिस रिसर्च एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का जो वेटेज है, that can either make you or that can either break you in the NIRF rankings। मैंने आपको पहले भी बताया, जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, आप कभी भी सेशन के बाद आप NIRF की रैंकिंग्स में जाके देखें, यू विल कम टू नो जो इंस्टीट्यूट्स टॉप पे हैं, चाहे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, चाहे वो IIT मद्रास है, चाहे वो IIM अहमदाबाद है, why they are so much above in those NIRF ranking, उसका कारण है only research and professional practice। उसमें they are much on the very higher side as compared to the some of the other institutes or the public universities or the private universities। that is why we need to understand as a employer, as a university, अगर आपके कॉलेज को या आपके यूनिवर्सिटी को आगे आना है, तो आपका ये जो रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस का स्कोर है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हालांकि बाकी का भी वेटेज है, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज, मैक्सिमम कॉलेजेस लैग कर जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, दैट इज लैक ऑफ डायरेक्शनलिटी। मेजॉरिटी टाइम्स वी आर नॉट अवेयर कि मुझे कैसे रिसर्च करनी है, किस जर्नल में पब्लिश करना है, ठीक है, कौन से डेटाबेसेस में पब्लिश करना है, क्या यूजीसी केयर में करना है। कई बार तो हम ऐसे जर्नल में पब्लिश कर देते हैं वो यूजीसी केयर से भी बाहर होते हैं। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। इफ यू आर टॉकिंग ऑफ क्वालिटी, मेक श्योर यू पब्लिश ओनली इन क्वालिटी पब्लिकेशन। देन कुछ अदर पैरामीटर्स भी हैं, ग्रेजुएशन इनकम, ग्रेजुएशन आउटकम्स हैं, आपकी आउटरीच एक्टिविटी है, परसेप्शन ही है, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि इन 5 पैरामीटर्स की इंपॉर्टेंस सबकी अलग अलग है, लेकिन जहां तक रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस की बात है, always remember if you are doing good in your research and professional expertise, you will move up in the ladder. Your total NIRF score would be on the higher side if you are working in the right direction. If your research goals are clearly defined, only then you can move forward in the ladder. Now again, moving forward, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, what are those सब पैरामीटर्स ऑफ रिसर्च एंड प्रोफेशनल। आप NIRF रैंकिंग्स में देखिए, इसमें जो पहला पैरामीटर रिसर्च का आता है, अब इसी पर रिसर्च की बात कर रहा हूं, इसमें एक आता है कंबाइंड मैट्रिक फॉर पब्लिकेशन। मान लीजिए आपका सोनाई कॉलेज है, आपके पास 50 फैकल्टी हैं, तो 50 फैकल्टी ने कहां कहां पब्लिश किया, किस किस जर्नल में पब्लिश किया, उन जर्नल्स की क्या क्या इंडेक्सिंग है, कितने पेपर स्कोपस में थे, कितने जर्नल वेब ऑफ साइंस में थे, कितने जर्नल्स IEEE में थे, एंड सो ऑन। ये चीजें काम करेंगी। नेक्स्ट आएगा आपके फिर एक कंबाइंड स्कोर बनता है। एंड देन आपके पेटेंट्स, आपने कितने ज्यादा पेटेंट्स किए, कितने ज्यादा आपके कॉपीराइट्स आए, कितने ज्यादा आपके ट्रेडमार्क्स आए, राइट, कितने ज्यादा आपको पेटेंट्स ग्रांट हुए, कितने ज्यादा पेटेंट्स आपके इन प्रोसेस हैं, और कितने ज्यादा आपने प्रोजेक्ट सबमिट किए। अब देखिए, रिसर्च डजंट ओनली बीन जनरल पब्लिकेशन, इस चीज का ध्यान रखिए। रिसर्च डज नॉट ओनली मीन पब्लिकेशन इन अ जर्नल। रिसर्च के और पैरामीटर्स भी हैं। इफ यू वांट टू हैव अ गुड स्कोर ऑफ NIRF रैंकिंग, देन वो कहते हैं ना, देयर हैज टू बी अ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ रिसर्च पेपर्स, in terms of patents, in terms of trademarks, in terms of copyrights, in terms of project submission also. How many projects you are submitted to different funding agencies? As a management scholar, almost एक साल में मैं 2 प्रोजेक्ट सबमिट करता हूँ, या तो यूजीसी को, या MHRD को, या ICSSR को, या डिफरेंट फंडिंग एजेंसी को। इट मे बी DST, इट मे बी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट आल्सो। सो आपको ये भी ध्यान रखना है इस चीज का, कि तभी मैंने ये दिखाया है कि रिसर्च के पैरामीटर दैट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू, और ये यही बता रहे हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिसर्च। आज के टाइम में हम बात करते हैं मार्केटिंग की, ब्रांडिंग की। मेजोरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, they are taking these NIRF rankings as a parameter of their branding. They are branding themselves, they are marketing themselves। किसकी NIRF ranking बड़ी अच्छी आ गई, they are showing on their prospectus के फर्स्ट पेज पे दिखाया होता है कि we have been ranked in this particular category, in this particular band, A band, B band, C band or D band, whatever it is। So these things are very very important। We need to understand that research is the need of the hour। Until unless we do not move ahead in the right direction, our research goals need to be clearly defined, only then we can stand tall in this NIRF ranking।
नो ये पीछे मैंने आपको सारा बताया कि क्या इंपॉर्टेंस है आज के टाइम में रिसर्च की। अब क्योंकि आपने देखा कि देयर इज अ वेरी बिग इंपॉर्टेंस ऑफ द रिसर्च इन द टाइम टू कम। यूनिवर्सिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दे आर एक्सपेक्टिंग सो मेनी गुड थिंग्स फ्रॉम अस। हमसे इतना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन क्या है? क्वालिटी रिसर्च इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, in terms of patents, in terms of project submissions and so on। तो आज के टाइम में सबसे बड़ी जरूरत क्या है? That is why I have made the next slide is what is the need of the hour। So need of the hour number one is quality publication। अब quality publications कौन करेगा? We expect as a professor, I expect my doctoral students to do quality research। As an employer, you expect from your faculty to do quality research, right? अब जब मैं बात कर रहा हूँ क्वालिटी रिसर्च, व्हाट क्वालिटी रिसर्च मींस? क्वालिटी रिसर्च मींस वी शुड ऑलवेज पब्लिश इन दोज जर्नल्स दैट आर इंडेक्स्ड इन वेरी रेपुटेड डेटाबेसेस। अब वो रेपुटेड डेटाबेसेस क्या है? जैसे आपने सुना होगा साइंस में कहते हैं एससीआई। अगर आप साइंस फील्ड से हैं तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आई वुड बी पब्लिशिंग माई पेपर इन ओनली दैट पर्टिकुलर जर्नल विच इज इंडेक्स्ड इन एससीआई, दैट इज साइंस साइटेशन इंडेक्स, राइट। अगर आप सोशल साइंसेज से हैं, इफ यू आर फ्रॉम ए सोशल साइंसेज बैकग्राउंड, तब आपका जो एक रिसर्च गोल होना चाहिए, ये होना चाहिए कि एज ए एकेडमिशियन, एज ए रिसर्चर, आई वुड बी पब्लिशिंग माय पेपर्स ओनली इन एसएससीआई इंडेक्स जर्नल, दैट इज सोशल साइंसेज साइटेशन इंडेक्स। अगर आप और फील्ड से हैं, से मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में भी टॉक ऑफ स्कोपस, स्कोपस इवन मैनेजमेंट में हम कहते हैं एबीडीसी। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ एबीडीसी कैटेगरी, दैट इज ऑस्ट्रेलियन बिजनेस डीन काउंसिल। उसने भी इसको डिवाइड किया। जितने भी आईआईएम्स हैं, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, दे ओनली आस्क ऑफ एबीडीसी पब्लिकेशन बिकॉज दे एक्सपेक्ट quality research from their faculty, they expect quality research from their students। so abdc में भी 4 पैरामीटर्स हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, डी, सी, ए स्टार भी है। so that is why I said in the beginning your research goal has to be very clearly mentioned। research goal in terms of where you are required to publish, in which journal, in which index, SCI, SSCI or Scopus or Web of Science or Web of Science also। so this is the need of the hour। आज के टाइम में हर किसी की एक्सपेक्टेशन हमसे यही है, चाहे वो एम्प्लॉयर है, चाहे वो मिनिस्ट्री है, राइट। एंड लास्ट में हमें अपना साइटेशन स्कोर भी बढ़ाना है। हाउ यू वुड बी नोन इन द टाइम टू कम? आज के टाइम में, आने वाले टाइम में, हाउ पीपल आर गोइंग टू नो यू, हाउ व्हेन पीपल वुड से दैट यू आर एन इन्फ्लुएंशियल रिसर्चर। आप इन्फ्लुएंशियल रिसर्चर कब बनेंगे? जब आपके पास ये स्कोर होगा जो कि मैंने लास्ट एक पिक्चर में दिखाया है आपको, दैट इज साइटेशन स्कोर। साइटेशन स्कोर मीन आपके पेपर को कितनी साइटेशंस आई हैं इन टर्म्स ऑफ एच इंडेक्स। आज के टाइम में आपको अगर आउटसाइड इंडिया अप्लाई करना है, दे ऑलवेज आस्क फॉर व्हाट इज योर एच इंडेक्स, व्हाट इज योर I10 इंडेक्स। इन चीजों का भी ध्यान रखें आप सबके गूगल स्कॉलर पे अपने अकाउंट्स होंगे। अगर आप गूगल स्कॉलर पे अकाउंट्स में देखें, आपको वहां दिखेगा कि आपका एच इंडेक्स क्या है, आपका I10 इंडेक्स क्या है। तो मतलब आपका साइटेशन स्कोर, एज ए इंडिविजुअल रिसर्चर योर साइटेशन स्कोर मस्ट इंप्रूव विद द पैसेज ऑफ द टाइम। और वो तभी बढ़ेगा if you are able to publish quality papers only। if you are working on average papers, your papers would never be cited, your papers are never cited। what does it mean? it means जो भी आप काम कर रहे हैं, no one is reading that particular paper, no one is having a look at that paper, it means that is a mere garbage। ठीक है, जितना भी आप काम कर रहे हैं वो एक कूड़ा रह जाएगा, उसको कोई पढ़ेगा नहीं, कोई इस्तेमाल नहीं करने पड़ेगा। दैट इज व्हाई आई सेड इट इज द नीड ऑफ द आवर टू मेक श्योर you are publishing in the quality journals only which are indexed in topmost databases in terms of SCI, SSCI, Scopus, Web of Science। and last में ultimately इस सबका output क्या होगा? इसका output ये होगा, you will be an influential researcher in your respective subject field because your citation score is increasing day by day, your H index, your I10 index is increasing। एच इंडेक्स क्या होता है, I10 इंडेक्स क्या होता है, ये गूगल स्कॉलर पे दिख सकते हैं। एच इंडेक्स का सिंपल सा मतलब है कि आपके कितने पेपर्स को मिनिमम कितनी साइटेशंस हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरा एच इंडेक्स 10 है। इफ आई से दैट माय एच इंडेक्स इज 10, देन व्हाट डज इट मीन? इट मींस
माई मिनिमम 10 पेपर्स हैव मिनिमम 10 साइटेशंस, यानी कि मेरे हर पेपर को लग मिनिमम 10 साइटेशंस हैं, तब मेरा एच इंडेक्स 10 का बनेगा। आई एम रिपीटिंग, एच इंडेक्स मीन अगर मेरा एच इंडेक्स 10 है, इट मीन्स मेरी 10 पब्लिकेशंस को मिनिमम 10 साइटेशंस हैं। राइट, इसका क्या मतलब है कि आपका साइटेशन स्कोर बढ़ रहा है। You are in the direction of becoming an influential researcher. People are referring to your work. आपके काम को लोग अपनी स्टडीज में यूज कर रहे हैं, and that is the ultimate output of what you are doing. That is the research. And I10 index mean इतने पेपर्स के आपको मिनिमम 10 साइटेशंस हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ माई I10 index इज 5, इट मीन्स मेरे 10 पेपर्स को मिनिमम 5 5 साइटेशन सबको हैं। सो these scores, I think if you are not aware, simply go to the Google or go to the Google Scholar and check your own Google Scholar citation, आपका H index क्या है, आपका I10 index क्या है, because आने वाले टाइम में majority of the universities, whether you are applying within India or you are applying outside India, they will ask for these two scores, H index and I10 score. अगर आप वहां पे नील करेंगे, 1 भरेंगे, 2 भरेंगे, it means you are not doing any quality research, you are not doing any quality publication, whatever you are doing that is almost garbage, right? इस चीज का हमें बड़ा ही ध्यान रखना है। So this is the need of the hour. अब देखिए, हम in the last 5 slides I told you the importance of research, कि आज के टाइम में इंपॉर्टेंस कितनी है रिसर्च की। हम हमसे, हमारे एम्प्लॉयर की, हमारी मिनिस्ट्री की, हर किसी से हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि वी शुड डू क्वालिटी वर्क। एज ए PhD supervisor, I also expect from all of my students to do only quality research. उनको मैं कहता हूँ कि अगर काम करना है तो क्वालिटी का करना, नहीं तो मत कीजिए। उसका मतलब ये है, मैं चाहता हूँ अपने स्टूडेंट से कि अगर आप पेपर कहीं पब्लिश कर रहे हैं तो वो एक अच्छे जर्नल में पब्लिश होना चाहिए। राइट, अब क्वेश्चन यही आता है कि हाउ टू स्टार्ट डूइंग रिसर्च, दिस इज अ बिग चैलेंज। अब जो मेरा अगला सेशन है, हम इसी के ऊपर बात करेंगे। पहले हमने बात की व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग क्वालिटी रिसर्च, नाउ वी वुड बी फोकसिंग अपॉन हाउ टू स्टार्ट डूइंग रिसर्च। स्पेशली this session is going to be important for those who are the beginners, who are in the very initial stages of their research. So now let me start this. Now this is how I started my research journey. In the year 2013 itself, when I enrolled myself in the PhD program, I was not literally I was not aware what research is. मेरा जो एक facial expression था वो कुछ ऐसा था। अब since I enrolled, I had to do quality research, and since I was enrolled in NIT, which is which are institutes of national importance as per the Ministry of Education, Government of India, so they had so many expectations on me. My research supervisor had many expectations from me. He said, Rahul, you are required to do only quality research. फॉर क्वालिटी रिसर्च आई वॉज रिक्वायर्ड टू रीड ओनली क्वालिटी पेपर्स, मुझे क्वालिटी पेपर्स भी पढ़ने थे। ऐसा नहीं है कि मुझे वट एवर आई एम टेकिंग फ्रॉम दी गूगल आई सिंपली स्टार्ट रीडिंग दो सोर्सेज, नो, दिस इज नॉट द राइट वे टू गो। आई वॉज रिक्वायर्ड टू रीड ओनली क्वालिटी पब्लिकेशंस। आगे मैं बात करूंगा क्वालिटी पब्लिकेशंस भी क्या है। तो कुछ इस तरह का मेरा फेशियल एक्सप्रेशन था जब मैंने स्टार्ट किया 2013 में रिसर्च। आगे भी बताऊंगा आपको कि how I moved forward. Ultimately, what was the facial expression I had that I would show in the very last of my session. Now, moving forward, now I started doing research. So I thought, since I have enrolled in the institution of national importance, that is Government of India, people have so many expectations from me, my research supervisor, my institutes, my government. I also had my research goals. So I was just wondering whether I would be able to do quality research. And well, ultimately, if you are writing a paper, you are required to spend good quality time. And मुझे ऐसा लग रहा था, if I am to write one paragraph of a research paper, after I had written one paragraph of a research paper, I need a break of around 3 hours, because that is not an easy task. Writing is not an easy task. Majority of times what happens, we copy from some sources, we paste in our MS Word document, and then we change the sequence of the sentences, we paraphrase it, active को passive बना देते हैं। Many times we also use synonyms. So this is what we are doing. But if you are expecting quality research, you are required to write, my dear participants, and writing is an art.
I'm repeating, writing is an art. I will let you know कि why papers get rejected. Majority of times हमारे जो पेपर रिजेक्ट होते हैं उसका एक कारण होता है because they are poorly written. I'm repeating, they are poorly written, right? That is why I said it is writing is itself an art. Writing कैसे होनी चाहिए मैं आगे बात करूंगा. But this is how I started. Now, what are the expected outcomes? अब जो सेकंड हाफ का है इसकी जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स है, पहला ये आएगा वी शुड बी एबल टू फाइनलाइज आवर रिसर्च एरिया. हाउ वी कैन फाइनलाइज द रिसर्च एरिया, एंड देन हाउ कैन यू सिलेक्ट एंड आइडेंटिफाई द लिटरेचर इन योर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट फील्ड, चाहे आप बायोटेक से हैं, चाहे मैनेजमेंट से हैं, चाहे अप्लाइड साइंसेस से हैं, चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं. एंड देन you should be able to apply critical thinking and judgment when selecting a topic. कैसे आपको अपना टॉपिक फाइनल करना है, आपका टाइटल कैसा होना चाहिए, ठीक है, आपके टाइटल के अंदर क्या मिनिमम प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि होनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे. देन वी विल आल्सो डिस्कस ऑन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए क्वालिटी पेपर. हम शुरू से बात कर रहे हैं क्वालिटी पब्लिकेशन, बट एट द आउटसेट वी आल्सो नीड टू बी अवेयर, वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट मेक्स ए गुड क्वालिटी पेपर. That also we need to understand. Then we will also understand what are the various dimensions of the paper that ultimately can result to bring in a quality publication. Now, this is a very important slide. Why papers are rejected? लगभग एक साल में मैं अगर 5 पेपर्स कम्युनिकेट करता हूं एज पर माई रिसर्च गोल, एंड माई रिसर्च गोल हमेशा रहते हैं हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स, तो उनमें मेरे 5 पेपर कम्युनिकेट करता हूं तो लगभग 4 पेपर मेरे रिजेक्ट होते हैं. नाउ हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रीजंस फॉर रिजेक्टिंग दैट पर्टिकुलर पेपर्स. पहला रीजन जो आता है वो आता है टॉपिक. योर टॉपिक इज नॉट majority time. So suppose today I submitted the paper to one of the very good journals. After 7 days the paper would come back to me with a comment that your topic is an uninteresting submission. Your submission is not an interesting. Title doesn't seem to be catchy. The title is not attractive. So ultimately जो editor है, जो reviewer है, he or she is not going to have a look at your paper further, and in the single shot your paper would be rejected. So we need to understand here how to finalize a title. और टाइटल फाइनल करने में it's again a methodological task. You need to move step by step. You need to read literature, quality literature first, then identify the gaps, then see what has been done or which work has been ignored. Only then you can select a title. Then another reason for rejection is significant work ignored. Suppose you are from the area of management sciences. आप मान लीजिए काम कर रहे हैं परसेप्शन के ऊपर, या आप काम कर रहे हैं सर्विस क्वालिटी के ऊपर. सपोज सिंस आई एम फ्रॉम ए मैनेजमेंट साइंसेज, सो आई विल कोट एग्जांपल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज ओनली. सपोज मैं काम कर रहा हूँ सर्विस क्वालिटी के ऊपर, और सर्विस क्वालिटी पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने सर्विस क्वालिटी का जो फादर फिगर है दैट इज परशुरामन, उसका मैंने काम को यूज ही नहीं किया. इट मीन्स आई हैव इग्नोर्ड अ वेरी सिग्निफिकेंट वर्क. परशुरामन is a very renowned person throughout the globe. He introduced this concept of service quality. So हमें ये भी चीज ध्यान रखनी है कि जो इम्पोर्टेंट काम है लोगों का, जो कि इन्फ्लुएंशियल रिसर्चर हैं आपकी अपनी फील्ड में, उनके काम को हम इग्नोर ना करें. और ये पॉसिबल कैसे होगा, जब आप अच्छा लिटरेचर पढ़ेंगे. सो इफ यू आर डाउनलोडिंग पेपर्स एज ए रिसर्चर, पहली चीज आप क्या करते हैं, वी स्टार्ट डाउनलोडिंग पेपर्स. तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप पेपर जो डाउनलोड कर रहे हैं क्या वो ऑथेंटिक सोर्सेज से हैं कि नहीं, वेदर दे आर फ्रॉम द रिलायबल सोर्सेज और नॉट. ऐसा नहीं होता कि सपोज माय एरिया इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, मैंने गूगल पे लिखा मार्केटिंग मैनेजमेंट और जो भी मेरे पहले सामने आया उसको मैंने अपने लिटरेचर में डाल लिया. अगर आप ऐसा कर रहे हैं इट मीन्स यू आर मूविंग अवे फ्रॉम योर पाथ, और यू आर मूविंग अवे फ्रॉम योर जर्नी ऑफ रिसर्च. हमें पता होना चाहिए कि जो मैं पेपर्स डाउनलोड कर रहा हूँ क्या वो क्वालिटी पेपर्स हैं, whether they are indexed in Scopus, whether they are indexed in SCI, whether they are indexed in SSCI, whether they are indexed in Web of Sciences or not. So ये अगर आप इन चीजों पे ध्यान रखेंगे, आपको पता हो कि अगर मेरे डेटाबेस में 500 पेपर्स हैं जो मुझे पढ़ने हैं, और 500 के 500 पेपर क्या क्वालिटी जर्नल्स हैं, क्या इन्फ्लुएंशियल रिसर्चर्स के हैं, देन ये आपके पास कमेंट नहीं आएगा कि सिग्निफिकेंट वर्क हैज बीन इग्नोर्ड. बट
If you are simply picking and choosing whatever you are getting from internet sources, your paper would be rejected. So this is another reason your paper getting rejected means you have ignored good quality work, right? And other reason for rejecting a paper is theoretical underpinnings. अब देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है while I was publishing in the international journals, मेरा जो एक दिमाग में बात चलती थी वो ये चलता था कि मेरे पेपर में बड़ा अच्छा डेटा होगा, मैं बड़ा ही अच्छा उस पे एनालिसिस करूंगा, एक बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर लूंगा, देन आई विल एनालाइज इट, आई विल प्रेजेंट माय रिजल्ट्स एंड आई वुड बी अप्लाइंग सर्टेन रोबस्ट एनालिटिकल टूल्स एंड माय पेपर वुड बी सिलेक्टेड। तो ऐसा नहीं होता, राइट? तो अगर आपके मन में दिमाग में ये मिथ है कि पेपर्स आर सिलेक्टेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर टेक्निक्स, देन यू आर रॉन्ग। तो पेपर की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है जो कि एक इंटरनेशनल रिव्यूअर देखता है, वो ये देखता है कि वेदर एज ए रिसर्चर यू आर एबल टू ऐड समथिंग टू द थ्योरी और नॉट। आपकी थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन क्या है, कि आपने कोई पुरानी थ्योरी को वैलिडेट किया, क्या आपने किसी पुरानी थ्योरी को एक्सटेंड किया, क्या आपने किसी पुरानी थ्योरी में कोई नई डायमेंशन ऐड ऑन की। दैट इज व्हाट इंटरनेशनल रिव्यूअर्स दीस डेज आस्क फॉर, राइट? तो अगर आपके पेपर में थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग्स का सेक्शन मिसिंग है, इट मींस योर पेपर वुड बी रिजेक्टेड। और ये जो मैंने बनाई है स्लाइड, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंसेस ओनली। आई कैन शो यू नंबर ऑफ रिजेक्शन लेटर्स फ्रॉम द एडिटर इन चीफ। उन सबका समरी यही होता है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि योर पेपर इज नॉट एबल टू ब्रिंग इन थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्लियरली। As a researcher, I am not able to add anything to the existing body of literature. I am not able to exist. I am not able to add anything to the existing body of knowledge. Neither I am validating a theory, nor I am extending a theory. So why I am doing research? So there is no need to doing research if you are not adding something to the literature. So this is another reason for your paper getting rejected. And then, of course, your methodology. You might have chosen a sample size of 300. Majority of time क्वेश्चन आता है कि भाई आपने 300 लोगों से मिले, पहला क्वेश्चन ये बताइए आप 300 से ही क्यों मिले? Why you selected only 300 people? Why not 250? Why not 299? Why not 301? Question mark. So it means you are not following a proper methodology. सैंपल साइज को कैलकुलेट करने का भी फार्मूला होता है। That formula is based on the basis of the confidence level and margin of error. ठीक है? So methodology, discussion और आपकी implications, they also become one of the major reasons for your paper getting rejected. International reviewer always ask for कि आपके पेपर का implication क्या है? Implication in terms of society, how your paper is beneficial to society. Implication in terms of being a manager, that is a managerial implication. वो क्या है? Implication in terms of policy making. So that implications need to be very much clearly defined. Implication in terms of theory, आपके पेपर में theoretical contribution क्या है, theoretical implication क्या है. So that is why implication also become one of the major reasons for your papers getting rejected. ये मैं तभी आपको स्लाइड में स्टार्टिंग में दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि पेपर के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या क्या कारण है जिससे कि पेपर रिजेक्ट होते हैं. This is what international reviewers, this is what international editors always expect from their journals, right? And एक बड़ा कारण होता है पेपर रिजेक्शन का, that is a plagiarism. Plagiarism, everyone is aware. हमें कोशिश करना चाहिए if we are communicating to a very good quality journal, our similarity index of plagiarism should be in single digits only, right? So there might be some other reasons also, but these are the primary reasons for your papers getting rejected in case you are focusing on quality publications only, right? Now, selecting a research title, that is itself a research. Ultimately, while you are communicating a paper to the submission portal of any journal, the very first thing that the submission portal would ask for कि आपकी स्टडी का टाइटल क्या है. और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमारा एडिटर जैसे टाइटल देखता है वो कहता है नो, दिस इज नॉट एन इंटरेस्टिंग सबमिशन. इस टाइटल पे ऑलरेडी काम हो चुका है, उसके अंदर कोई पेपर को आगे नहीं पढ़ता. नो वन इज गोइंग टू हैव ए लुक एट योर डेटा, योर एनालिसिस, योर मेथोडोलॉजी, योर डिस्कशन. इट मीन
in the next couple of days, your paper would come back to you with a rejection letter. You will get disappointed. Your paper is rejected on the basis of the title. Title was not interesting. So then how to select a title? That needs to be understood. I told you, picking your topic is itself a research. Majority of time मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स के, वो पूछते हैं सर मुझे टाइटल बताइए मैं किस पे काम करूं, और उस दिन उनका बड़ा अच्छा क्लास लगता है। वो कह रहे हैं पीएचडी आप कर रहे हैं, इट इज यू हु आर गोइंग टू डू रिसर्च, you should own it. Rather, I suggest you a title. You should come to me and suggest that this is the proposed title from my side. It means we lack direction. हमें लगता है कि हमें जो टाइटल है वो सुपरवाइजर देगा। नो, हमारा टाइटल कहाँ से आएगा? अपने आप से, फ्रॉम आर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बाद हमें लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें दैट इज अगेन मैथोलॉजिकल टास्क। दैट इज व्हाई आई सेड मेकिंग योर topic is itself research. Without research, without doing a quality research, you can never select a good title. Okay. Now, what a good topic should have? आपका टॉपिक कैसा होना चाहिए? It should get the attention of a reader. It has to be specific. Obviously, it should not be long enough कि आपने उसको 18 से 20 वर्ड का कर दिया. No, that is again a wrong practice. At the same time, your topic should be like that कि वो आपके पेपर का जो एक क्रक्स है, एक जो मोरल है, उसको एक शॉर्ट सेंटेंस में सब कुछ बता दिया है। आगे आपको बताऊंगा, आई विल शो यू सम गुड टाइटल्स आल्सो इन माय फील्ड। देन यू आर आल्सो टू मेक श्योर दैट हाउ योर टाइटल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द अदर वन। अगर एक टाइटल पे मैंने काम कर लिया, उसी पे आप कर रहे हैं, इट मीन उस पे आएगा कि दिस वर्क हैज ऑलरेडी बीन डन। ये काम तो पहले ही हो चुका है। विद द नेम ऑफ द रिसर्चर your paper will get rejected. So we are to make sure हमारा टॉपिक ऐसा है that is differentiated from other researchers. ये तभी होगा if we read quality papers. If we don't read quality papers, we can never ever finalize a good title. Please make a note of it. As long as you are able to read good quality papers from good particular databases, only then you would be able to finalize a good research title. Otherwise, you can never. Otherwise, your title would simply be a copy and pasted title, and your paper would be rejected, and you would never be able to have a quality publication in your curriculum vitae. Right? And important thing is that whenever you are selecting a title, do not only think by your own. Also think with the perspective of the journal requirement. Also think with the perspective of the what editor wants. आज कोई कंपनी चीज बनाती है, वो अपने अकॉर्डिंग नहीं देखती कि मैं क्या बना रहा हूँ, वो देखती है मेरे कस्टमर को क्या चाहिए। What are the needs, tastes, preferences, wants of the customer? Similarly, आपको भी स्मार्ट होना पड़ेगा। एज ए रिसर्चर जब मैं पेपर कहीं कम्युनिकेट करता हूँ, तो मैं पहली चीज ये भी देखता हूँ कि आज एडिटर को कैसा टाइटल चाहिए। राइट? मैं आपको बताऊंगा एडिटर को कैसा टाइटल चाहिए। सपोज आई एम एन एडिटर ऑफ ए जर्नल, मेरे पास कुछ पेपर्स आते हैं। एज ए एडिटर ऑफ ए जर्नल माय जॉब इज, मेरी जॉब ये है बीइंग एडिटर ऑफ द जर्नल कि माय जर्नल शुड बी द वन ऑफ द टॉप मोस्ट जर्नल्स अक्रॉस द ग्लोब। और द क्वेश्चन कम्स, व्हेन वुड माय जर्नल बिकम ए टॉप मोस्ट जर्नल? अगर मेरे जर्नल में क्वालिटी पब्लिकेशंस होगी, मेरे जर्नल का साइटेशन स्कोर बढ़ेगा, तभी मेरा जर्नल एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाएगा। तो एडिटर की रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके जर्नल के टाइटल में कुछ ऐसी चीजें हों जो कि कॉमन कीवर्ड्स हों, ताकि जब मैं उसको टाइप करूं तो पहले मेरे पेपर सामने आए। अगर आपके टाइटल में कुछ कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मिसिंग है, तो कभी भी वो सर्च ही नहीं होगा। सपोज उसको आप गूगल स्कॉलर पे सर्च करते हैं और आपने कोई कीवर्ड मिसिंग कर दिया है, तो आपका पेपर सामने नहीं आएगा। आपका पेपर सामने नहीं आएगा तो उसको कोई पढ़ेगा नहीं। उसको कोई पढ़ेगा नहीं, इट मीन्स उसको कोई यूज नहीं करेगा, उसको साइटेशंस कहाँ से आएंगी? सो दैट इज व्हाई आई सेड प्लीज मेक श्योर you also take into account the editor perspective. एडिटर चाहता है कि आपका टाइटल ऐसा हो जो कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम ज्यादा से ज्यादा सर्च हो। तो ज्यादा से ज्यादा सर्च होगा तभी वो जर्नल की साइटेशन स्कोर बढ़ेगा। दैट जर्नल विल मूव फर्दर फ्रॉम द वन लेवल टू द अनदर लेवल। सो don't only think with your own perspective, bring in the perspective of the editor, bring in the perspective of the journal also.
and then it must have a global perspective. Now, how to select a topic? I told you, selecting a topic is itself a research, and this is what you are to do. Your PhD supervisor, your faculty should not tell you कि you work on this title. He or she may suggest you the area. This is the area you should do. Say marketing management, they may say work on consumer behavior. But what inside the consumer behavior that attracts the attention of the reader? वो कहाँ से आएगा? That is the work of the researcher. Don't be dependent upon your faculty. Don't be dependent upon your research supervisor. Is the duty, is the prime duty of the researcher itself to finalize a title, and that will only come if we read quality papers. If we don't read quality papers, we will never be in the stage to finalize the research topic. Right? So initially, what you need to have, initially आपके पास होना चाहिए एक आइडिया. उस आइडिया को आपको आगे लेके जाना है. उस आइडिया के बाद you are required to download papers, quality papers. Then you are required to read it. Then you are required to make a brief summary of all the papers. उसके बाद you are required to make the gaps where the gaps are. After doing this cumbersome task, एक अच्छा टाइटल फाइनल करने के लिए you need to read at least 80 to 100 papers. This is what I do. Only then you can come up with conclusion, because ultimately पेपर में आपको लिखना पड़ेगा कि why you are studying this. So that has to be defended, that has to be justified. तो आपका टाइटल जस्टिफाई क्या करेगा? आपका लिटरेचर. हाउ मच कमांड यू हैव ऑन द लिटरेचर. इफ यू हैव ए गुड कमांड ऑन द लिटरेचर, only then you would be able to justify the title. Otherwise, as a researcher, you would not be able to defend your title. Okay. Then moving forward, the very first thing that you are required to do is select the broader area of research. किसी भी स्पेशलाइजेशन से हैं आप, सबसे पहले आप काम कीजिए, अपना एक एरिया को वेल डिफाइन कीजिए कि मुझे इस एरिया में काम करना है. देन आइडेंटिफाई द लिटरेचर एंड स्टार्ट रीडिंग इट. एंड देन देखिए कि बाकी स्टडीज की क्या क्या लिमिटेशंस हैं. लिमिटेशंस मीन इफ यू आर रीडिंग ए गुड क्वालिटी पेपर, एक पेपर का सबसे जो लास्ट सेक्शन होगा उसमें लिखा होगा लिमिटेशन एंड फ्यूचर स्कोप. दैट लिमिटेशन एंड फ्यूचर स्कोप इज वन ऑफ द बिगेस्ट हिंट दैट अ रिसर्चर कैन एवर हैव. आपको उससे पता चलेगा कि इस पेपर ने ये काम नहीं किया, इस पेपर ने ये काम नहीं किया. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट वर्क कैन बी कैरिड ओवर बाय यू एज ए रिसर्चर. This is how you are required to finalize the title. You cannot straight away jump to the title. Sir, I would be working on this particular title. No, you should be able to defend your title. This is the reason why I have selected this topic. I read 100 papers, and on the basis of the limitations of these 100 papers, I was able to justify my title. When I was defending my PhD viva in the year 2018, the examiner was from IIT Delhi. The very first question she asked me, Rahul, justify your title. Why are you working on this title? And to justify this title, I ऐसा लग रहा था कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है. कोई वहां से बम फेंक रहा है, कोई वहां से बम फेंक रहा है. ठीक है, अल्टीमेटली मुझे डिफेंड करना पड़ा. और मुझे किसने बचाया? लिटरेचर. लिटरेचर सेव्ड मी, बिकॉज मेरे बैकअप में मेरा टाइटल बड़ा अच्छे से जस्टिफाइड था. मैंने उनको एक टेबुलर फॉर्म में बताया, ये टेबल दिखाया, 100 पेपर दिखाए, 100 पेपर की लिमिटेशंस दिखाई. उसके बाद उनको बताया कि दिस इज द रीजन आई केम ओवर टू दिस टॉपिक, एंड दे सेड यस, वेल जस्टिफाइड, नाउ मूव फॉरवर्ड. ओके, that is why I said selecting a title is itself a very big research. Read papers, reread them, make a summary of all these papers, come up with the limitations of all these papers, then come up with the conclusion. On the basis of these 100 papers, I came to know that this is the title, which is a buzzword, and that must be worked upon in the time to come. Then your title is well defined. This is what journals, editors, reviewers always look for. If you have finalized your title, the question is how you have finalized the title. टाइटल फाइनल करना कोई बड़ी बात नहीं है. टाइटल फाइनल आपने क्यों किया? तब हम कहते हैं रिसर्च इज व्हाट. रिसर्च इज सिंपली आस्किंग क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ व्हाट,
where, why, how, and when. As long as you are able to answer all these questions, you can assure a quality publication the time to come. जिस दिन आपको पता हो, आप अपने पेपर को आपने डिफेंड कर लिया, इट मीन यू कैन सबमिट इट टू एनी ऑफ द गुड जर्नल. जिस दिन आपको अपने पेपर पे डाउट आए कि सैंपल साइज कहाँ से आ गया, ये टाइटल मैंने क्यों लिया, इस टाइटल पर तो काम हो चुका था, मैंने ये कीवर्ड्स क्यों लिए. सो अल्टीमेटली you need to defend your title. Now, moving forward, some tips for selecting the topic. Obviously, you need to assure rational as well as creative thinking. आप पहले देखिए आपका अपना इंटरेस्ट क्या है. किसी के इंटरेस्ट को अपना एरिया मत बनाइए. देखिए कि मेरे फ्रेंड अगर मान लीजिए कंज्यूमर बिहेवियर पे काम कर रहा है तो मुझे भी कंज्यूमर बिहेवियर पे काम करना. अगर आप ऐसा कर रहे हैं देन दिस इज नॉट द राइट वे टू गो. यू नीड टू अंडरस्टैंड. हर किसी का अपना इंटरेस्ट होता है, हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ होती है, हर किसी की अपनी वीकनेस होती है. सपोज किसी का अपना पैशन है कि ही और शी वांट्स टू डू क्वालिटेटिव रिसर्च ओनली, मुझे क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं करना. जैसे हम कहते हैं ना, रिसर्च इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव एंड अदर इज क्वालिटेटिव. मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहा है कि आई वांट टू डू क्वालिटेटिव वर्क, कि मैं लोगों के इंटरव्यूज लूं, लोगों के जैसे लोगों के पास जाके मिलूं, उनसे फोकस ग्रुप डिस्कशंस करूं, केस स्टडीज करूं. सो दिस इज हाउ you need to move on in your respective research journeys. You need to make sure you have rational as well as the creative thinking also. Brainstorm with your colleagues. Brains have number of brainstorming sessions with the faculty, have number of brainstorming sessions with your research supervisor. Only then finalize the title, because brainstorming will give you something. Brainstorming will give you a better idea, a well refined idea, a crystal clear idea. So this is how we need to move forward. Simply do not finalize your title by just having a look at the literature कि literature में ये काम हुआ, मुझे भी यही करना. No, क्वेश्चन ये है आपको ऐसा क्यों करना है. That is more important. So this thing needs to be very well taken care of. Now suppose one example. Let me give you one very good example. I'm showing you here two titles. Item number 1 is impacts of interior design on customers in hospitality industry. This is title number 1. Item number 2 is high labor turnover in hospitality industry. If I ask you which title is the better one, what would be your take? You might have different takes. Someone would say title number 1, someone may say title number 2, but my take is title number 1 is still a better title. Now why it's a better title? मैंने आपको कहा था आपका टाइटल कैसा होना चाहिए. A title should be framed in such a manner that brings in almost the entire summary of the paper. So टाइटल नंबर 2 में कुछ भी क्लियर नहीं है, बट टाइटल नंबर 1 में क्या चीज क्लियर है कि दे आर चेकिंग द इम्पैक्ट. इम्पैक्ट किसका? इंटीरियर डिजाइनिंग का. किस पे? कस्टमर्स पे. कौन सी इंडस्ट्री पे? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे. सो मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स आर क्लियर कि क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है. बट इन टाइटल नंबर 2 नथिंग इज क्लियर. हाई लेबर टर्नओवर इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, दैट इज नॉट अ टाइटल. That might be area कि you are simply checking labor turnover, but this is not the right way to go. So make sure your title brings in a very clear picture of the entire summary of your paper. Moving forward, this is my experience. I submitted one paper in the year 2018 to one of the journals published by Sage. It is one of the very reputed publisher. That is 2 is indexed in Scopus database. Initially, I communicated the title with the title number first. मैंने जो पहला टाइटल भेजा, जब फर्स्ट टाइम कम्युनिकेट किया तो मेरा टाइटल था व्हाट ड्राइव्स द कंज्यूमर अपैरल परचेज. और जब हमने ब्रेनस्टॉर्म किया, when I met with number of people around, when I met with number of practitioners, when I met with number of research scholars, my title was second. That is behavioral aspects influencing the apparel's purchase decisions amongst the Indian young consumers. अब देखिए टाइटल नंबर 1, टाइटल नंबर 2 में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है. वो क्या है मैं वो बताता हूँ आपको. टाइटल नंबर 1 में सिर्फ ये आ रहा है व्हाट ड्राइव्स द कंज्यूमर अपैरल परचेज. इट मींस हम सिर्फ बात करें कि क्या क्या मोटिवेशंस हैं कंज्यूमर की अपैरल को परचेज करने का. लेकिन सेकंड टाइटल में कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऐड हुए कि हम क्या चेक करना चाह रहे हैं. वी आर चेकिंग द बिहेवियर.
वी आर चेकिंग द बिहेवियरल एस्पेक्ट्स किसके, कंज्यूमर्स के। कौन से कंज्यूमर्स के, यंग इंडियन कंज्यूमर्स के। जैसे आज के टाइम में हम बात करें कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स इज ए वेरी ब्रॉडर वर्ड। कंज्यूमर के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। जैसे हम कहते हैं यंग कंज्यूमर्स, यंग कंज्यूमर जैसे कि यूनाइटेड नेशंस कहता है यंग कंज्यूमर वो है जो कि 18 से 29 साल की उम्र में आता है। सो हमारा जो रिसर्च था दैट वाज टारगेटेड ओनली ऑन यंग इंडियन कंज्यूमर्स। आप कुछ और लिटरेचर पढ़ेंगे यू विल कम टू नो, उस बात कर रहे हैं बेबी बूमर्स की, जनरेशन एक्स, जेन वाई, जेन जी, ये भी सब कस्टमर्स हैं, राइट। तो कस्टमर्स की भी डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जो कि हमने इस पेपर में एड ऑन किया, राइट। एंड वी आल्सो मेजर्ड परचेज डिसीजन, मीन इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो पेपर का एक एंटायर समरी है उसको हमने अपने टाइटल में रिफ्लेक्ट किया। तो पेपर हमने भेजा टाइटल नंबर 1 था, पेपर रिजेक्ट हुआ, फिर हमने ब्रेनस्टॉर्म किया, टाइटल नंबर 2 को फाइनल किया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारा पेपर पब्लिश हुआ। दैट टुक टाइम, that took almost 1.5 hours to publish that paper because initially it was rejected on the basis of the title also. Title भी इसका एक कारण बना rejection का, but still we worked, we reworked, we more brainstormed, we involved more people all together in this particular paper, and then we came up with a better title, जो कि आपने देखा, right? तो ये मैं आपको लाइव एग्जांपल बताया, एंड देन जो कमेंट मेरा एक्सपीरियंस था वो ये था कि जो प्रीवियस टाइटल दैट डिड नॉट रिफ्लेक्ट, जो टाइटल नंबर 1 था उसमें ये चीजें क्लियर नहीं थी। कौन कौन सी चीजें, नंबर 1 रिस्पोंडेंट ऑफ द स्टडी, क्या मैं चेक करने वाला हूँ, बिहेवियर, बिहेवियर को किससे लिंक करने वाला हूँ, परचेज डिसीजन, कि हाउ कंज्यूमर्स मेक देयर परचेज डिसीजन। तो ये जो इंपॉर्टेंट की वर्ड्स है हमारे जो मैनेजमेंट साइंसेस में है, ये जो बिहेवियर एंड परचेज डिसीजन है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। तो हमने इन कीवर्ड्स को भी लेके आए। अब जब कीवर्ड्स को लेके आए तो एडिटर भी खुश था। क्यों खुश था, क्योंकि ये पेपर डाउनलोड होने के चांसेस ज्यादा थे। और मैंने स्टार्टिंग में कहा था ऑलवेज थिंक विद द पर्सपेक्टिव published. I can show you that paper. This paper get open. I will show you the very brief summary of the paper, and then we can move on. Just give me another second so that I may show you that paper also. Yeah, this is the paper I was talking about. This was published in Sage, and the title was this one. Initially, I told you a different title altogether, right? So this is the importance of title. That is why I showed you this slide. I specifically made on the basis of my own experience because my paper was rejected on the basis of the poor title. So after brainstorming session, this title we could make, and ultimately the paper was published also. Now again, let me switch to my presentation part. In case anyone have any questions, I would request you please make a note of these questions. In the last 10 to 15 minutes, I will try my level best to answer to your question. Okay, so now again, let me move forward. हमेशा कहते हैं कि आपकी जो प्रीवियस रिसर्च जर्नी होती है हमेशा आपको कोई ना कोई एक्सपीरियंस देके जाती है। सो अल्टीमेटली I also could make certain experiences. So I again communicated one paper to a very good journal, that is Vision Journal, that is published by MDI Gurgaon. तो अब हमने उसका जो टाइटल रखा, तो टाइटल हमने ये रखा है, आप पढ़ सकते हैं। We intentionally finalized this particular title. Now if you have a look at this title, you will come to know कि ये टाइटल हमें हर चीज के बारे में बता रहा है कि हमारी पेपर की समरी क्या है। इट मीन वी आर चेकिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स,
that is labor productivity and export competitiveness. So variables are very much clearly defined in this paper, and then industry is also well defined कि हम कहाँ करने जा रहे हैं, that is Indian textile industry. आगे लिखा है को इंटीग्रेशन एंड कोजैलिटी अप्रोच, इट मीन जो हमारी मेथोडोलॉजी है वो भी हमने क्लियरली डिफाइन की है. So this is how I made learning. From my previous experience, I tried my level best to make sure that my title is a better title. I will share my this paper also in case you need the paper. Now, another example of selecting a title. I told you कि if you have finalized one title, that doesn't mean कि ये title आपका freeze हो चुका है. Your titles are never freezed because editor will have his or her own viewpoint. Reviewer का अपना viewpoint होगा, and that there might be very often there might be a mismatch between the opinions, between the views of the editors as well as the reviewers. So your title has to be changed accordingly. Never think this is the title, I am not going to change it. पेपर रिजेक्ट होगा टाइटल के बेस पे तो आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी और जर्नल में भेजूंगा. नो, नेवर नेवर डू दिस. इफ यू टारगेटिंग ए गुड जर्नल, सिंपली रीवर्क on your title. For example, now in this particular slide, I am showing you three titles. I was able to publish one A category paper that is published by Emerald in the International Marketing Review. अब देखिए मैंने इस पेपर को पब्लिश होने में it took around 2 years. I'm repeating, it took around 2 years to make this paper publishable. एंड देखिए हमारे टाइटल कैसे कैसे चेंज होते रहे. पहले टाइटल हमारा फर्स्ट आपके सामने है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कॉलन सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू एंड रिसर्च एजेंडा. देन वी सबमिटेड दिस पेपर. फिर हमारे पास टाइटल पे कमेंट्स आए, वी अगेन रीवर्क. फिर हमने टाइटल रखा डिटर्मिनेंट्स एंड मेथोडोलॉजिकल ट्रेंड्स ऑफ ईसी कॉलन सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू एंड रिसर्च एजेंडा. फिर से कमेंट्स आया because that was a category paper, one of the top most journals of the world, A category. Then finally we again brainstormed. We came together with a number of authors around. We asked them, please let us know, let us have brainstorm on this particular paper. And after brainstorming, this is the last title, that is 3 decades of EC literature colon systematic review synthesis and future research agenda. तो हमारा लगभग 2 साल के बाद हमारा ये टाइटल फाइनल हुआ एंड अल्टीमेट रिजल्ट ये था कि वी वर एबल, दिस पेपर वाज फाइनली पब्लिश्ड. राइट. तो मेरा यहाँ आपको दिखाने का पर्पस अपने पेपर नहीं दिखाना चाह रहा, मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि हाउ आई हैव वर्कड. आई एम सिंपली शेयरिंग माय एक्सपीरियंस. मींस कि अगर हमारा जो पहला काम है टाइटल को फाइनल करना और आपको लग रहा है कि टाइटल मेरा फाइनल ऐसे ही हो जाएगा, मैं सिर्फ गूगल से देखूंगा और मुझे लगेगा तो जो मुझे दिखेगा मैं वो फाइनल कर दूंगा, तो ऐसा नहीं है. इफ यू आर टारगेटिंग अ गुड क्वालिटी जर्नल, इफ यू आर टारगेटिंग a very high impact factor journal, then you are required to make sure your title is the best title. Your title is a differentiated title. Your title should be a different title. That should look like a different title. Now you can have a look at that particular paper. Finally, this paper was published with the third title, and I am repeating, it took around 2 years. So please be patient also. क्वालिटी पब्लिशिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने आज पेपर कम्युनिकेट किया और आपको लगता है कि आने वाले 1 महीने में मुझे एक्सेप्टेंस आ जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला. सो इफ योर रिसर्च गोल्स आर क्लियर, आपका रिसर्च गोल हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल है, तो प्लीज अपने आप को समय दीजिए. प्लीज डोंट बी इम्पेशेंट. राइट, वेट. कमेंट्स आते हैं, then don't get disheartened with all of these comments. Start reworking on these comments. After you start reworking, submit your revisions. Your paper can again come back to you, but don't get disheartened. Once again, start working upon all these comments, and there a time would come when you can see a major gap between the first paper that you sent and the paper that you have revised now. You can see the difference. Even I can see the difference. The paper that I communicated 2 years back and the paper now which is published that I am showing you right now, that is purely a different paper. Because revisions से आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि दिस इज हाउ यू आर रिक्वायर्ड टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि रिवीजन से ही आपका पेपर एक बेटरमेंट की तरफ जाता है. आफ्टर 2 years दिस पेपर वाज पब्लिश्ड इन A category paper.
अब मैं बताना जहाँ ये चाह रहा था कि टाइटल पे देखिए, टाइटल पे कितना काम हुआ, पेपर के अंदर तो जो काम हुआ दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, लेकिन टू स्टार्ट विद हाउ टू राइट अ टाइटल एंड दैट टुक good amount of time. This is what I wanted to show you. Now, let me move forward, please. Let me come over to the presentation. Okay. Now, come over to what is the structure of a paper. I hope majority of you read good quality papers. And if you are reading good quality papers, you will come to know. Yes, someone is speaking. Someone has a question. Can I resume? Yes, sir, you can continue. Okay, thank you very much. I will once again repeat in case anyone have a question. I would request you to please make a note of it. Last 10 to 15 minutes, we will simply devote upon your question and answers only. Thank you. So now comes structure of a paper. Now this structure is very much clear to you. आप सब paper लिखते हैं, you have better clarity. This starts with the abstract, then introduction, literature review, methodology, result discussion, conclusion, references and appendices. Now we will discuss all these parts one by one because इसमें हर चीज का एक इंपॉर्टेंस है. स्टार्टिंग फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट, मैंने पहले टाइटल की बात की. इनिशियली वी स्टार्टेड विद द टाइटल कि हाउ योर टाइटल शुड लुक लाइक. आपका टाइटल में क्या क्या कमियां हैं और कैसे उनको आप इंप्रूव कर सकते हैं. हाउ यू कैन मेक योर टाइटल अ बेटर टाइटल. अब उसके बाद टाइटल के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट कम्स एन एब्स्ट्रैक्ट. हाउ एन एब्स्ट्रैक्ट शुड लुक लाइक. एब्स्ट्रैक्ट है क्या है? Abstract is basically brief summary of your entire paper, right? क्योंकि जब आप पेपर भेज रहे हैं, सपोज यू हैव कम्युनिकेटेड योर पेपर टू ए गुड क्वालिटी जर्नल, योर एडिटर इन चीफ इनिशियली विल हैव ए लुक एट योर एब्स्ट्रैक्ट. पहली चीज आपने ये ध्यान रखनी है, क्या आपका एब्स्ट्रैक्ट एज पर जो जर्नल की रिक्वायरमेंट्स है उससे है कि नहीं. जर्नल की रिक्वायरमेंट से मेरा कहने का मतलब है हर एक जर्नल का एक पेपर स्पेसिंग का एक लिमिटेशन होता है. ठीक है. Majority of the journal always ask that your abstract should not have more than 150 to 200 words. तो ऐसा नहीं है, मैंने कई बार ऐसे पेपर्स पे रिव्यू किए जिनको एब्स्ट्रैक्ट लगभग एक पेज का होता है. नहीं, अगर आप एवरेज लगाएं 200 वर्ड से ज्यादा आपका एब्स्ट्रैक्ट कभी भी नहीं. इनका अपना स्टाइल है, जैसे कि एमरल्ड है. एमरल्ड हैज इट्स ओन स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट इटसेल्फ, राइट? सो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट इज मीटिंग द जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अराउंड 150 टू 200 वर्ड्स. अब एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट मस्ट इंक्लूड, it must start with the purpose of your paper, number one. What are the methodology that you have followed by your findings, last your implications, and fifth thing is your originality and value. I'm repeating, your abstracts to start with purpose, methodology, findings, limitations, implications, and originality. These are the things that must be there in your abstract. If any of the parameter of that I told you just now is missing, it means your paper may come back to you, because abstract की ये प्री रिक्विजिट्स है जो मैंने आपको बताई हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि योर एब्स्ट्रैक्ट शुड बी, आपकी एब्स्ट्रैक्ट की जो आउटपुट है, the interpretation of your output should be made in such a manner कि that is able to answer 4 very important research questions. अब वो रिसर्च क्वेश्चंस आपके एड्रेस होने चाहिए एब्स्ट्रैक्ट में, जैसे कि what were my research questions and why these are important. This should be reflected in the abstract itself. How did I go about answering the questions? जो आपके क्वेश्चंस, आपने रिसर्च क्वेश्चंस थे, उनका आपने आंसर कैसे किया? Again, this has to be reflected in your abstract. Third, what did I find out in responses to my research question? That is a finding. That should always be there. Fourth, what conclusion I draw regarding my research questions? It means your abstract
starts with the research question, it ends with the research question. It starts with how you came up to research question, and it ends up writing how you answered all these research questions that you raised in the very beginning of your research पेपर, राइट? इस चीज का आपने बड़ा ही ध्यान रखना है। अब मैंने आपको ये भी बताया कि राइटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट इट वेरीज फ्रॉम जर्नल टू जर्नल। कभी भी आप पेपर लिख रहे हैं, सबसे पहले आप ये देखिए उसके ऑथर गाइडलाइंस पढ़िए, उसके जर्नल के रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये हर जर्नल के एब्स्ट्रैक्ट के लिखने की रिक्वायरमेंट डिफरेंट रहती है। सपोज जैसे मैंने आपको पेपर दिखाया इंटरनेशनल मार्केटिंग रिव्यू का, एमरल्ड का, एमरल्ड कहता है कि आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो इन 5 चीजों में ही होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम सिंपल लिखते हैं 150 वर्ड्स का, 150 वर्ड्स में हम कोई सेक्शन सबसेक्शन नहीं बनाते, बट एमरल्ड which is one of the reputed publisher around the globe that always says your paper, your abstract should be written in small subheadings. Say purpose, design, methodology, approach, findings, practical implications, originality, value, keywords, and last, paper type. So it is important to address here whenever you are writing an abstract, please have a look at the author guidelines. आपने ऑथर गाइडलाइंस नहीं पढ़ा और आपने एब्स्ट्रैक्ट अपने ही पर्सपेक्टिव में दे दिया, पेपर वुड कम बैक टू यू इन द इनिशियल स्क्रीनिंग इटसेल्फ। उसमें कहा जाएगा योर पेपर इज रिजेक्टेड बिकॉज यू हैव नॉट फॉलो द ऑथर गाइडलाइंस। तो आपने जो मेहनत करी है उसको कोई देखने नहीं वाला, आपका पेपर में इतनी मेहनत की है कोई नहीं देखने वाला। तो आपको बड़ी यहाँ जरूरत है टू बी केयरफुल। Make sure you are very much clear to the general guidelines, to the general submission system. You are very much clear to the what guidelines to the authors are, right? So that has to be very clearly mentioned. अब मैंने आपको पहले बताया रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है, फिर बताया टाइटल की इंपॉर्टेंस क्या, टाइटल कैसे लिखना है, देन आपको बताया व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट के जो बाद में चीज आती है वो आती है इंट्रोडक्शन। अब माय डियर पार्टिसिपेंट, इफ यू आस्क मी, as I told you in the earlier also, we always see, जब मैंने अपना रिसर्च जर्नी स्टार्ट किया मुझे भी यही लगता था कि पेपर मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि मैंने बड़ा अच्छा टूल यूज किया है। बट लेट मी टेल यू, almost 80 to 82% of the papers they get rejected in the introduction stage itself. I am repeating, 80 to 82% of the papers they are rejected in the initial stages, that is the introduction stages of the research. Why? आपका पेपर रिव्यूअर आगे क्यों नहीं पढ़ता? उसका एक कारण है, सबसे बड़ा कारण ये है कि यूर इंट्रोडक्शन सेक्शन इज पुअरली रिटन, राइट? मुझे भी जितने पेपर मेरे रिजेक्ट होते हैं कई बार कमेंट आते हैं कि डियर डॉक्टर राहुल, योर इंट्रोडक्शन सेक्शन इज नॉट वेल रिटन, यू नीड टू अपडेट योर इंट्रोडक्शन। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंट्रोडक्शन हमें कैसे लिखनी है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है? तब उस पर जो मेरा टेक है, दैट इज योर इंट्रोडक्शन शुड लुक लाइक अ स्टोरी। देयर हैज टू बी स्टोरी बिल्डिंग इन योर इंट्रोडक्शन सेक्शन। इफ यू हैव रिटन वन पर्टिकुलर लाइन, योर सेकंड सेंटेंस शुड बी कनेक्टेड टू द प्रीवियस लाइन, दैट इज स्टोरी बिल्डिंग। सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, हम पिक्चर देखने जाते हैं, हम 400-500 की टिकट लेते हैं। कई बार क्या होता है, हमें पिक्चर इंटरेस्टिंग नहीं लगती। पिक्चर इंटरेस्टिंग नहीं लगने का कारण ये है कि दैट पिक्चर इज नॉट एबल टू कैप्चर आवर अटेंशन। मुझे पिक्चर पसंद नहीं आई, मीन दैट पिक्चर फ्लॉप बिकॉज़ दैट कुडंट कैप्चर माय अटेंशन। उसका मतलब है उसकी कहानी में कड़ियों की कड़ियां नहीं जुड़ रही। अगर जहां कड़ी से कड़ी जुड़ेगी वहां आपका इंटरेस्ट बनेगा, रिव्यूअर आगे पढ़ेगा, एडिटर इन चीफ भी आगे पढ़ेगा, एंड ओनली देन दिस इज हाउ द पेपर विल मूव फॉरवर्ड। लेकिन if your introduction section is poorly written, there is no connect within the sentences, there is no connect within the paragraphs, then no one is going to have a look at your paper further. What amount of work you might have done? You might have used very good methodology, your sampling might have been well justified, you might have presented your results and discussion in a beautiful manner, but no one is going to have a look at your further paper because your introduction section is poorly written. तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इंट्रोडक्शन आपके पूरे पेपर की समरी देगा कि आप क्या करने वाले हैं। Introduction will tell you why you selected this title, what is the problem that you are addressing, because research means simply addressing a problem. So why you are addressing that particular problem, वो introduction का part होगा, and how you are addressing that problem, वो भी introduction का part होगा।
So अगर ये चीजें आपने अच्छी लिखी हैं, if your introduction section is well written, only then the reader would be able to you will be, as a researcher, you would be able to capture the attention of the reader. So make sure introduction section is really well written, that has research questions, उसमें आपने research questions डाले हैं, और research questions कहाँ से आए ये भी बताया है, इस इंडस्ट्री को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री, whether it's मैन्युफैक्चरिंग, इट्स एग्रीकल्चर, इट्स सर्विस, वट एवर इंडस्ट्री इट कैन बी, what is the problem that you are addressing, that has to be very clearly reflected in your introduction section. So conclusion is, make sure your introduction section is really well written, that should uh, capture the attention of the reader, whether it's editor or whether it's the reviewer. Only then he or she will move forward in reading your paper, otherwise they will stick to it and they will paper would very soon come back to you with a rejection decision. तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है. नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आती है इंट्रोडक्शन के बाद, दैट इज योर लिटरेचर रिव्यू. अब यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, मैं स्टार्टिंग में हम बात कर रहे हैं क्वालिटी पब्लिशिंग दीज डेज वी ऑलवेज फील अंडर प्रेशर, वेदर इट्स पब्लिक यूनिवर्सिटी और इससे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, की आप एक अच्छा क्वालिटी पब्लिकेशन कीजिए. अब क्वालिटी पब्लिकेशन कब होगा, ये भी क्वेश्चन मार्क है. क्वालिटी पब्लिकेशन तब होगा जब आप क्वालिटी पेपर्स पढ़ेंगे, ठीक है. आई एम रिपीटिंग, क्वालिटी पब्लिकेशन इज ओनली पॉसिबल इफ यू स्टार्ट रीडिंग क्वालिटी पेपर्स. सो दैट इज वाई लिटरेचर रिव्यू की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है. आपके मैन्युस्क्रिप्ट में मान लो कुछ ऐसे पेपर्स हैं, मेरे पास कुछ पेपर्स रिव्यू के लिए आते हैं, and I have been the reviewer to many of the journals. When the papers come to me to review, the very first thing that I have a look at, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, that are references. मैं पहली चीज देखता हूँ इसके रेफरेंसेस क्या हैं, और रेफरेंसेस से मुझे पता चल जाता है कि इसने कैसे पेपर साइट किए हैं, बिलो एवरेज किए हैं, एवरेज किए हैं, कि अबव एवरेज किए हैं. अबव एवरेज किए हैं इसका मतलब the papers that are being cited in that particular manuscript are of a good quality journal, they are from high impact factor journal, तभी मैं उस पेपर को पढ़ता हूँ. अदरवाइज मैं पेपर सीधा वापस भेज देता हूँ और मैं कहता हूँ कि add significant literature, add papers from quality publishing houses, add papers from the well indexed databases only. So that is why I said literature review is very 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 important. पहली चीज आप ये कीजिए, if you have finalized the title, if you have finalized your research area, the very first thing you are required to do, download as much quality papers, quality यहाँ पे hash है, as much quality papers as you can from, quality papers का मतलब that should be downloaded from very global reputed databases such as Scopus, Web of Science, SSCI, SCI, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ. इस चीज का आपने ध्यान रखना है. आपके डेटाबेस में लगभग 200 से 250 पेपर क्वालिटी पब्लिशर्स के ही होने चाहिए, तभी आपकी क्वालिटी पब्लिकेशन इंश्योर होगी. अदरवाइज आपको जो गूगल पे मिला, जो पीडीएफ मिला, उसको अपने डेटाबेस में डालेंगे, देन यू वोंट बी एबल टू मेक अ क्वालिटी पेपर, वो सिर्फ एक एवरेज पेपर बन के रह जाएगा. इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है. अब पेपर कहाँ से डाउनलोड करें? व्हेन आई स्टार्टेड माय रिसर्च, माय डियर पार्टिसिपेंट, द वेरी फर्स्ट थिंग, मैंने आपको बताया, द वेरी फर्स्ट चैलेंज that I had to face, that was infrastructure. मेरे पास ऐसे अच्छे पेपर्स नहीं आते थे. अच्छे पेपर्स का मतलब, जब भी मैं कोई पेपर गूगल स्कॉलर पे देखता था, वो पेपर पेड होता था. पेपर पेड का मतलब आई कुडंट पे फॉर दैट, आई वाज नॉट इन द कैपेसिटी टू पे फॉर दैट आर्टिकल, पर मुझे पढ़ना था. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. उसको पढ़ने का भी आपको मैं तरीका बताऊंगा. सपोज यू आर डूइंग अ रिसर्च ऑन वन पर्टिकुलर योर ओन रिस्पेक्टिव फील्ड, आपको कोई पेपर पसंद आया, बड़ा अच्छा पब्लिशर है, एक हाई इंपैक्ट फैक्टर जर्नल है, बट वो पेपर पेड है, उस पेपर को आप कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा. हाउ यू कैन असेस इवन द पेड पेपर, दैट आई विल शो यू, ठीक है. इसको बताने का पर्पस सिर्फ ये है ताकि आपका जो डेटाबेस है लिटरेचर का, वो एक क्वालिटी डेटाबेस हो. बिकॉज एज लॉन्ग एज योर डेटाबेस इज नॉट, योर लिटरेचर इज रिव्यू इज नॉट फ्रॉम द क्वालिटी पब्लिकेशन, प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट क्वालिटी पब्लिकेशन, राइट. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बड़ा छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ. Let me share my screen with you. This is very important. I will request all the participants to please make a note of it. This is really important. क्योंकि ये एक ऐसा चैलेंज है जो कि हर एक रिसर्च स्कॉलर के पास आता है. फॉर एग्जाम्पल the very first thing that I do while I start my research is I have to download papers.
और एंड सबसे पहले जो पेपर मैं डाउनलोड करता हूँ डेट आई डाउनलोड फ्रॉम गूगल स्कॉलर। अब जैसे ये गूगल स्कॉलर जब खुल गया है, अब आप इसमें देखेंगे कई पेपर्स आपको ऐसे आएंगे जो कि पेड पेपर्स हैं। लेट मी जूम इट अ बिट सो यू मे हैव अ बेटर क्लैरिटी। अब आप सपोज कीजिए आपका एरिया है, से मैं कहता हूँ मास्टिज मार्केटिंग। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। सपोज यू आर डूइंग ए रिसर्च ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया। अगर आप यहाँ देखिए, मुझे ये पहला पेपर दिखा है मास्टिज मार्केटिंग रीडिफाइंड एंड मैप, क्योंकि मेरा जो रिसर्च गोल है वो है एक क्वालिटी पब्लिकेशन टॉप मोस्ट जर्नल में। तो मुझे पता है वो तभी पॉसिबल होगा जब मैं अच्छा पेपर पढ़ूंगा। अब अच्छा पेपर पढ़ने के लिए सपोज मुझे ये पेपर चाहिए फॉर एग्जाम्पल। जब मैं इस पेपर का मैंने लिंक खोला, मुझे पता चला ये पेपर पेड है। देन हाउ एज ए रिसर्चर आई कैन असेस दिस पर्टिकुलर पेपर, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके लिए जैसे ये पेपर है, दिस इज अ पेड पेपर, देखिए इसने यहाँ पे लिखा होगा, बट इससे आगे मेरे पास असेस नहीं है। दिस इज इन ऑर्डर टू हैव द कंप्लीट असेस ऑफ दिस पेपर आई एम रिक्वायर्ड टू बाय दिस आर्टिकल। ठीक है जी। देन हाउ टू मेक श्योर दैट आई कैन असेस दिस आर्टिकल, there is one website, SCI Hub. आई होप मेजोरिटी ऑफ यू माइट बी वेल अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। अगर आप इस वेबसाइट के बारे में अवेयर नहीं है, आई वुड रिक्वेस्ट इस वेबसाइट का ये जो लिंक है इसको आप डाउनलोड करके रखें। जितनी भी क्वालिटी पब्लिकेशन, 95% ऑफ द क्वालिटी पेपर्स आई ऑलवेज डाउनलोड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ओनली। आई एम नॉट इन द सिचुएशन टू बाय, I am not in the situation to pay for papers that too in dollars. Okay, so इसके लिए आपने क्या करना है, ये वेबसाइट खुला है SCI हब। आपने इसका जो एक DOI है उसको आपने कॉपी करना है। फॉर एग्जाम्पल इस पेपर का DOI है ये, दिस DOI सिंपली कॉपी दिस DOI एंड पुट दिस DOI और सिंपली पेस्ट दिस DOI ओवर हियर। अब ये आर्टिकल लगभग 20-30 डॉलर्स का था। अब ये आर्टिकल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे पास अवेलेबल हो गया है। यू कैन हैव ए लुक एट इट, यू कैन download this paper by clicking on this particular link. This is very important. This particular platform has turned out to be one of the biggest blessings of my life as a researcher because इस इसके कारण I am able to download as much papers as I can. ओके तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सारे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको बताया है SCI हब, इसका मैक्सिमम यूज करें। बिकॉज अगर आपका रिसर्च गोल क्वालिटी पब्लिकेशन है, वो तभी पॉसिबल होगा अगर आप क्वालिटी पेपर्स पढ़ेंगे। ठीक है, हर किसी की कैपेसिटी नहीं होती पे करने के लिए इन डॉलर्स में। तो दिस प्लेटफॉर्म कैन बी मेड यूज ऑफ, मेक एज मच यूज एज यू कैन ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू पे नथिंग। राइट, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। Now, let me move on. Let me move on to my presentation again. Okay, so this is what I was telling you. Literature review importance is very very important. Literature review से we will have clarity. Literature review से क्या चीज सामने आएगी, जैसे मैंने पहले भी बताया था, literature review will give you an idea of the limitations of the previous studies, what previous authors have done and what are the gaps that they have left. तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। पेड पेपर कहाँ से आपने डाउनलोड करने हैं, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड क्वालिटी पेपर्स इन योर डेटाबेस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि हाउ टू बिल्ड डेटाबेस ऑफ पेपर्स, इसके लिए मैंने आपको बताया था रीड क्वालिटी पेपर्स ओनली। एंड क्वालिटी पेपर्स मींस, क्वालिटी पेपर्स मेरे कहने का मतलब फिर से रिपीट करो, इट मीन डेटा फ्रॉम द गुड डेटाबेस सच एज गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर से आप स्टार्ट करते हैं अपने पेपर्स पढ़ना, देन फ्रॉम स्कोपस और वेब ऑफ साइंस डेटाबेस, देन एबेस्को एंड प्रोकेस डेटाबेस। ये कुछ डेटाबेसेस हैं। आई होप आपके इंस्टीट्यूट के पास इन सब की सब्सक्रिप्शन है। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है, then you can request your institution to have subscribe these particular platforms also.
क्योंकि इनको प्लेटफॉर्म जब आप सब्सक्राइब करेंगे, यू विल हैव मोर accessibility to the quality papers. If you have more accessibility to quality papers, it means you have more quality papers in your database. If you are more quality papers in your database, it means you would be reading quality papers only. And ultimately, what would be the ultimate result? Ultimate result would be that you would be in the situation to have a good quality paper, क्योंकि हम सबका एक रिसर्च गोल है. और आप ध्यान रखिए कि आप हाईली साइटेड आर्टिकल्स पढ़ें. कभी भी आप पेपर गूगल स्कॉलर पे देखें तो आप सबसे पहले ये देखें जो पेपर आप पढ़ रहे हैं उस पेपर को कितनी साइटेशंस हैं. गूगल स्कॉलर पे सिंपल जाएं, उस पेपर को जैसे आपने पहला सेलेक्ट किया उस पे आ जाएगा कि साइटेड बाय हाउ मेनी रिसर्चर्स, वो भी जरूर देखें. इफ दैट आर्टिकल इज साइटेड बाय मेनी रिसर्चर्स, प्लीज मेक दैट आर्टिकल टू बी पार्ट ऑफ योर ओन डेटाबेस. और आप ये भी देखें जो आप पेपर पढ़ रहे हैं दैट आर पब्लिश्ड बाय वेरी गुड पब्लिशर, से एमरल्ड, सेज, विले, टेलर फ्रांसिस एंड स्प्रिंगर एंड एटसेट्रा. इस चीज का आपने ध्यान रखना है. Then how to download paid article, that I have already shown you that how you can download uh, quality papers. Then moving forward, importance of research methodology. अब देखो हमने स्टार्ट किया, हमने अल्टीमेटली वी आर आल्सो डिस्कसिंग द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर, एंटायर फ्लो ऑफ द पेपर. देन कम्स योर रिसर्च मेथोडोलॉजी. रिसर्च मेथोडोलॉजी सिंपली बताती है कि व्हाट इज द सिस्टमैटिक वे टू कम अप टू ए कंक्लूजन. ऑब्वियसली आप किसी कंक्लूजन पे आएंगे, लेकिन उस कंक्लूजन पे आने का कोई ना कोई एक सिस्टमैटिकल मैनर होना चाहिए, कोई ना कोई ऑर्गेनाइज्ड वे होना चाहिए. सपोज मैं कहता हूँ सैंपल, आपने सैंपल साइज कहाँ से चुना? सैंपल साइज कम्स फ्रॉम द पॉपुलेशन फर्स्ट. पहले आपका पॉपुलेशन आता है, फिर आपका सैंपलिंग फ्रेम आता है, फिर आपका सैंपल साइज आता है. तो स्टेप वाइज स्टेप प्रोसीजर मींस यू आर मेथोडोलॉजिकल. तो ये भी आप पे कई बार कमेंट आता है कि योर मेथोडोलॉजी इज नॉट दैट मच क्लियर. सो मेक श्योर methodology in terms of your research design, in terms of your population, in terms of your sampling size, in terms of your methods of data collection, and in terms of what type of techniques you are using, that needs to be very much clear to each and every one of you. ये चीज जस्टिफाई करनी पड़ती है आपको. सैंपल साइज अगर 300 का है तो 300 का क्यों है, 320 का क्यों नहीं है, 280 का क्यों नहीं है. सो मेक श्योर whatever you are writing in your manuscript, that has some justification altogether. If you are not able to justify your sample size, your paper would be rejected. So इस चीज का आपने ध्यान रखना है. And after research methodology, here come results. Because आपने डाटा किया है, एनालिसिस किया है, उसका जो रिजल्ट है that has to be very well presented. Make sure if suppose you have 5 variables in your study, make sure your results are presented in such a manner in the similar flow. Variable 1, variable 2, 3, 4, and so on. And I would also like to make sure, suppose your study is a qualitative, प्रेजेंट करने का तरीका बिल्कुल ठीक है. तो इफ यू आर वर्किंग ऑन ए क्वालिटेटिव स्टडी, रीड क्वालिटेटिव पेपर्स ओनली. आपको पता होना चाहिए कि एक इंटरव्यू को लिखने का तरीका क्या रहता है. सपोज मैंने 10 बंदों का इंटरव्यू लिया, तो 10 बंदों का इंटरव्यू को लिखने का तरीका दैट इज ए डिफरेंट, बिकॉज ये क्वालिटेटिव रिसर्च है. बट टू राइट द रिजल्ट्स ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च, दैट इज अ डिफरेंट मैनर. So that depends upon your type of research that you are trying to do, whether it's quantitative. अगर quantitative है, then you should have come up with number of tables, their interpretation and their analysis and so on. If your research is qualitative in nature, make sure your results are presented in a qualitative manner, whether it's an interview, whether it's a focus group discussion, or it's a case study. So results needs to be presented accordingly. Okay. Now, one very important thing is here that we need to understand, we always write results and discussion. Majority of the time, the comment that I receive, मुझे ये comment आता है कि आपने results तो present किए हैं लेकिन discussion नहीं किया. हमें as a सच ये लगता है कि results and discussion mean one and same. No, always remember, if you are presenting one particular result, your discussion should also move on simultaneously. So in order to understand this concept, you should be very much clear with it कि result क्या है, discussion क्या है. For example, मैं कहता हूँ एक मेरे टेबल पे एनालिसिस आया कि 66% of the people do online shopping because they like cashback offers. Okay, suppose this is one result. Now this is only a result, this is not a discussion. I am repeating. Suppose I am writing that 66% of the respondents like
to do online shopping because they receive cashback offers. Again, this is only a result. Why this happened? That becomes the part of your discussion. So जो अच्छा जर्नल है, जो क्वालिटी पब्लिकेशन का जर्नल है, एडिटर है, रिव्यूअर, दे विल आस्क फॉर डिस्कशन. सो रिमेंबर, रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट बट डिस्कशन इज मोर इंपॉर्टेंट. You need to present कि why this happened, why only 66%, what about other 34%. सिर्फ 66% लोगों को कैशबैक ऑफर्स पसंद है, बाकी 34 को क्यों नहीं है, तो ऐसा क्यों है? That becomes the part of your discussion, my dear participant. So please make a note of it. You should know what are results, what are discussion. Result, initially you are required to write the result, then write what are the discussion, what are the reasons for this particular result. You may write that the majority of the consumers like online shopping because they are motivated by the platform. Say it's Amazon, say it's a Flipkart, whatever it is, but you should always write why this is happening, because research is not showing what is happening. The more important thing is why this is happening, how this has happened. So इन चीजों का आपने ध्यान रखना है. All the questions in terms of what, where, how, when, this needs to be answered. सिर्फ आपको ये नहीं बताना कि ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ. जो एक रिसर्चर है उसकी जो ज्यादा एक ईगरनेस है, क्यूरियोसिटी है, वो ये जानने में है कि ऐसा क्यों हुआ, ना कि ऐसा क्या हुआ. तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है. सो रिमेंबर, रिजल्ट्स as well as discussion, they are presented in a very good manner. Results उसके बाद followed by discussion. ये मैं आपको बता चुका हूँ. This slide is already covered. Discussion कि what, discussion का simple मतलब है कि इस findings का मेरे लिए क्या मतलब है. These findings are of which kind of importance to me. Does these findings make any sense, or these are nonsense findings? So this needs to be well justified in the discussion part. And this is how you are required to write the conclusion part. Conclusion में obviously एक चीज आपने ध्यान रखनी कि जो आपके objectives हैं, make sure उन objectives का जो conclusion है वो आपका एक अपनी summary में आना चाहिए. अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ. केवल हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं, कंक्लूजन में वी ट्राई टू पुट इन इन-टेक्स्ट साइटेशंस आल्सो. आई एम रिपीटिंग, इन द कंक्लूजन सेक्शन वी आल्सो राइट सम इन-टेक्स्ट साइटेशन. मतलब कि मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ तो उसमें मैं कुछ ऑथर्स को भी साइट कर दूंगा, व्हिच इज एक्चुअली अ रॉन्ग थिंग टू डू. एंड आई रियलाइज दिस थिंग ओनली फ्यू मंथ्स बैक, बिकॉज कंक्लूजन एक ऐसी चीज है जो कि रिसर्चर की अपनी होनी चाहिए. देखिए, इंट्रोडक्शन आपकी अपनी नहीं है. इंट्रोडक्शन आपने लिटरेचर से उठाया, लिटरेचर रिव्यू आपका अपना नहीं है, वो आपने प्रीवियस ऑथर्स को उठाया. आपका जो अपना है दैट इज मेथोडोलॉजी, डिस्कशन एंड कंक्लूजन. सो मेक श्योर यू राइट कंक्लूजन बाय योर ओन. कंक्लूजन में आपकी अपनी फाइंडिंग्स आनी चाहिए कि these were my research questions, this is how I answered to my research question, these were the findings, and this is how these findings are important to me, to researchers, and also to the different sections of the society, whether it's a manager, whether it's a practitioner, whether it's an academician, whether it's a government, in terms of policy making and so on. The conclusion has to be your own. Make sure you simply write the main findings of the research and also write कि why your findings are unique in nature. इस चीज का आपने ध्यान रखना है. जब आप conclusion लिख रहे हैं, आपको ये भी लिखना है कि why you think your results are unique in nature. You are required to defend it. Sorry. So make sure you defend it in very beautiful manner. You should present that this is why my results are unique in nature. अगर आपके results भी और किसी previous author के result भी similar हो जाएंगे, it means your results are same. Your results are same, it means pure plagiarism, and plagiarism is purely unethical. All of you are aware of it. So conclusion has to be strictly of your own. Okay, चीज का आपने ध्यान रखना है. Then last come references. अब references के लिए depending upon your respective specializations, we have different kind of referencing system. For management we use APA and MLA also. For engineering background they use IEEE, and some social sciences background they use Harvard at Chicago as well. And I will also request then make use of softwares. While you are writing any manuscript, start making use of software. Suppose Mendeley Desktop. You must have heard of Mendeley Desktop.
that is one wonderful platform that helps you in writing your referencing system, whatever style it is. In that particular software, you can make use of any referencing style. Even in-text citations can be written by making use of this particular platform. So, and you can also make use of other software such as LaTeX. You must have heard of LaTeX also. You must have used of, heard of EndNote. You must have heard of MS Word. To start with, you can also start making use of Microsoft Word. Microsoft Word में भी एक ऑप्शन होता है references का. You can choose either APA, IEEE, whatever style that suits you और as per the general requirements. MS Word में भी आप अपने references system खुद जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है. And then comes your appendices. Appendices obviously बाद में आते हैं. And then I would say getting started with writing. Always look for a space where you can write. मैंने स्टार्टिंग में कहा था writing is an art. That is a skill that needs to be developed with the passage of the time. So make sure whatever you are writing, your writing is an impactful writing, right? Write when your mind is fresh. Always sets a goal. You might be a researcher. You might be in the initial stages of your research. You might be in the mid stage of your research. So always have a research goals. Where you are going to publish, in which journal you should target, and always aim high. Because if you will dream of moon, you will at least fall on stars. इस चीज का आपने ध्यान रखना है. एंड लास्ट में ये भी कहूंगा, मेक श्योर उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो. ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है ग्रामरली, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. आपको बेसिक चीजें ग्रामरली से आ सकती हैं. ग्रामरली को गूगल में जाएं, डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और उसको ऐड इन कर ले एमएस वर्ड पे. तो आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है वो ऑटोमेटिकली आपको दिखाएगा कि दीज आर द ग्रामेटिकल मिस्टेक दैट यू हैव. तो आपकी पेपर की जो इनिशियल प्रूफ रीडिंग है वो आपकी स्टार्टिंग स्टेजेस में ही हो जाएगी. एंड लास्ट में जब मैंने कहा था आपको, दिस इज द पोस्ट पब्लिशिंग एक्सपीरियंस. I told you in the very beginning the phase I had when I started my research almost 8 to 9 years back. But with the passage of the time, with the passage of more amount of work, with the passage of more refinement, with the passage of more brainstorming sessions, reading more and more, this is the publishing experience that I always cherish, and I always wish to have this kind of a cherished experience with all of you in the time to come also. But this needs time. Make sure Rome was not built in a day. अगर आपका टारगेट रोम को बनाना है तो प्लीज बी पेशेंट. क्वालिटी पेपर्स पढ़ें. क्वालिटी पेपर्स को पढ़ने के मैंने आपको तरीके बताए. अपने डेटाबेस में ज्यादा से ज्यादा पेपर्स रखें जो कि क्वालिटी वाले हैं, जो कि रिलायबल डेटाबेसेस से हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज से हैं. प्लीज वट एवर यू आर गेटिंग फ्रॉम गूगल उसको पिक एंड चूज मत कीजिए. पहले आप देखिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो मैं सही पढ़ रहा हूँ, क्या मैं वो सही पढ़ रही हूँ, right? And always be methodological in your approach. Whatever you are writing, you should be able to defend it. Ultimately, you should be in the situation to own that manuscript. मुझे पता है अगर मैं कोई पेपर लिख रहा हूँ, I own that manuscript. I can defend each and every sentence in that particular manuscript. So make sure whatever you are writing, you should also be able to defend that part. And last में ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, वंस यू आर डन विद राइटिंग अ पेपर, उसकी प्लेजरिज्म रिपोर्ट आप जरूर लें. बिना प्लेजरिज्म रिपोर्ट के पेपर को कम्युनिकेट आप मत करें. ठीक है जी. तो मेरा सेशन आज इसी के ऊपर था कि हाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च फॉर द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन. क्योंकि हम सब पे इतनी एक्सपेक्टेशन है आज के टाइम में, फ्रॉम यूनिवर्सिटीज, फ्रॉम एम्प्लॉयर, वेदर पब्लिक, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस, इतनी एक्सपेक्टेशन है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी रिसर्च कर पाए. तो जितनी ज्यादा क्वालिटी रिसर्च होगी तो हमारी एक्रीडेशन, हमारे रैंकिंग सिस्टम में हम अपलिफ्ट कर पाएंगे. तो उस चीज के प्रेशर को फील मत कीजिए. डोंट फील प्रेशर, बट अपने रिसर्च गोल्स रखिए, अपने रिसर्च एम्स रखिए. आपको पता होना चाहिए ये मैंने पेपर बनाया है ये किस जर्नल के लिए बनाया है, मुझे सिर्फ किसी जर्नल में भेजना है और कहीं नहीं भेजना. इट मे टेक टाइम, इट मे टेक 1 year 2 years डाउन द लाइन, बट प्लीज मेक श्योर बी पेशेंट. कमेंट्स आता है तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज कमेंट्स एंड देन सिंपली मूव फॉरवर्ड. रिसर्च इज ए ब्यूटीफुल जर्नी, बट publishing, once your paper is published ना, उसके बाद the experience that you are going to have, that you are going to cherish for the longer time period. and एक बार जर्नी स्टार्ट हो जाए उसके बाद आप ऊपर ही बढ़ते हैं, कभी नीचे नहीं आते. इस चीज का this is what my experience says. So sorry I took more time. So I would again extend my heartfelt thanks to each and every one for such a patient listeners.